तो हम लोग कहाँ पे थे? ड्राइव में जाना है ना, तो ड्राइव में हम लोग ये कर रहे थे, नहीं ये वाला नहीं कर रहे थे। अच्छा 523 वाला कर रहे थे। चलो कहाँ पे थे हम लोग? 10th पे थे ना, तो 10th हो जाएगा भाई, उम्मीद है। इसका अगला बताओ, नेक्स्ट बताओ, इसके आगे 10 के आगे 11 सर। 11, ठीक है। 11 क्या कह रहा है? फॉर डिटेक्टिंग अ डिजीज अ टेस्ट गिव्स करेक्ट डायग्नोसिस विथ प्रोबेबिलिटी 0.99। अच्छा, करेक्ट डायग्नोसिस देता है ना। इट इज नोन दैट 1% ऑफ अ पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम दिस डिजीज। अब ये पता है कि इस डिजीज से कितने लोग, 1% लोग सफर कर रहे हैं, ठीक। तो क्या बोल रहा है आगे? इफ अ रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन टेस्ट पॉजिटिव, तो टेस्ट पॉजिटिव मतलब क्या? उसको डिजीज है, तो आपसे पूछ रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड इंडिविजुअल एक्चुअली हैज अ डिजीज इज। सो ये भी एक्चुअली बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये भी बेस थ्योरम का ही है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करो तो उसमें क्या बोल रहा है आपसे कि मान लो E1 है, जो पूछ रहा है उसको E1 लो, अपोजिट को E2 लो, ठीक है। तो जो अपोजिट है उसको आप E2 ले सकते हो। अरे यार इसमें प्रॉब्लम ये है कि बार बार इसको ऊपर करना होगा। सेशन ओपन कर लो सर को। यहाँ इजी रहेगा, हाँ। चलो तो 11वां ना, देखो तो सॉल्व भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। अब करेंगे फॉर डिटेक्टिंग द डिजीज अ टेस्ट गिव्स करेक्ट डायग्नोसिस विथ प्रोबेबिलिटी 0.99। इट इज़ नोन दैट 1% ऑफ पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। सो इफ अ रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन टेस्ट पॉजिटिव, देन क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेलेक्टेड इंडिविजुअल एक्चुअली हैज डिजीज। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो कि पर्सन एक्चुअली हैज डिजीज या पर्सन डू नॉट हैव डिजीज। सिलेक्टेड पर्सन देखो दैट इज नॉट हैव द डिजीज, है ना, जो भी है ना। सो ये डिजीज है या नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि तो इसमें क्या करना है, देखो अब तुम्हें ए दर टेस्ट इज पॉजिटिव, है ना। सो इवेंट ए यहाँ पे ले लो, टेस्ट इज पॉजिटिव। सो टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक। तो क्या प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली में डिजीज है अगर टेस्ट पॉजिटिव कह रहा है। तो ये बेस थ्योरम का हो गया, इसमें बेस थ्योरम लगा लो। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 अपॉन समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, आई फ्रॉम 1 टू, कितने हैं यहाँ पे भी दो ही है ना, तो 1 2 हो गया। अब इसको आप यूज़ कीजिए, क्या होगा। तो इसको अगर आप फिर हो जाएगा, हाँ, अब हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, ठीक है फिर। तो ये बेस थ्योरम है, देखना है क्या गिवन है उसको ए ले लेते हैं, और एक्चुअली में डिजीज है और डिजीज नहीं है, इस तरह पार्टीशन बनाया, फिर हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे कर लो आगे सॉल्व, सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है, ट्राई करके देख लो, तो फिर पूछो। पूछने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ट्राई करके आए हो तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट बताइए 11 के बाद जिन लोगों का डाउट है, जो लोग ट्राई करके आए हैं।
आगे कोई डाउट नहीं है? जो लोग ट्राई किए हैं वो पूछना। सर 18। 18। एटीन में क्या डाउट है बताइए, आपने ट्राई किया है? सो ये कह रहा पर्सन मेक्स रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय अ टारगेट। अटेम्प्ट्स आर मेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इन एनी अटेम्प्ट इज 0.8। ठीक, so the probability of destroying the target in any attempt is 0.8. So given that he fails to destroy the target in the first 5 attempts, हमें बता रखा है कि he fails to destroy the target in first 5 attempt, तो पहले 5 अटेम्प्ट में वो टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। So the probability that the target is destroyed in the 8th attempt, ठीक है। सो ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रहा है ना। सो अटेम्प्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग टारगेट इन, तो डिस्ट्रॉय करने का प्रोबेबिलिटी 0.8 है और फेल्स टू डिस्ट्रॉय 0.2। ठीक, तो इट्स अ सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई थी। देखो सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हाँ कर सकते हैं, ऐसे देख लीजिए यहीं से हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तो जैसे देख लीजिए, तो 18वां जो है ना, इसमें कह रहा सिंपल कि क्या है, पर्सन मेक्स रिपीटेड टाइम। तो देखो क्या गिवन है, तो मैं इवेंट एफ लिख लेता हूँ जो गिवन है। सो एफ है गिवन दैट ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय टारगेट इन फर्स्ट 8 अटेम्प्ट। ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय इन फर्स्ट 8 अटेम्प्ट्स। कितना है, एक मिनट, फर्स्ट 5 ना, सॉरी फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स। ठीक, ई जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, एफ जो गिवन था, ई जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, क्या पूछी गई है, द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज डिस्ट्रॉयड इन द 8th अटेम्प्ट। सो द टारगेट इज डिस्ट्रॉयड इन द 8th अटेम्प्ट। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हाँ जी, नाउ यू थिंक व्हाट इज द ई इंटरसेक्शन एफ, जिनका डाउट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन एफ? ठीक है ना ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉय करने का। हाँ जी, प्राइम सस्पेक्ट बताइए। हाँ सर, हाँ सर गौरव, हाँ हाँ गौरव बताइए। सर 5 अटेम्प्ट्स में वो फेल हो जाएगा और 8 8वें में अटेम्प्ट वो, में सक्सेसफुल होगा, ये ना। ओके, तो मतलब पहले 7 अटेम्प्ट्स में फेल ही हो जाएगा ना, अ पर्सन क्योंकि मेक्स, 8 में जाके। हाँ सर निगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्री बाइनोमियल लगेगा इसमें। उसमें भी सोच सकते हैं, देखो ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट 7 तो फेल हो गया और लास्ट वाला पी एक सक्सेस होगा, और अपॉन में जो पी एफ है वो फर्स्ट 5 यानी क्यू पे पावर 5। ठीक है, तो इसने कहा था गिवन दैट ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय टारगेट इन द फर्स्ट 5 अटेम्प्ट, गिवन है आपको। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट इज डिस्ट्रॉयड इन द 8th अटेम्प्ट, मतलब पहले 7 बार फेल ही हुआ ना, क्योंकि हर बार वो ट्राई करा हाँ डिस्ट्रॉय सर। करने का। हम्म, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रॉय करने का है 0.8, और डिस्ट्रॉय ना कर पाने का, नॉट डिस्ट्रॉय का मतलब फेल टू डिस्ट्रॉय 0.2। ठीक है, चलिए तो इसको मैं डिस्ट्रॉय करने का मान लो P है और फेल को Q बोल देता हूँ। सो सिंपली यहाँ पे सही, वो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग। तो ई डिसीजन हो गया, पहले 5 अटेम्प्ट में फेल हो गया। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8वें अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो, मतलब इसका मतलब पहले 7 अटेम्प्ट फेल हुआ और इसका मतलब है 5 फेल हुआ। तो इंटरसेक्शन में एक्चुअली यहाँ पे तुम अगर देखोगे ना, तो जो एफ है वो मतलब ई सबसेट है एफ का, एक्चुअली चेक करो, ई सबसेट है एफ का। एफ कह रहा है कि 5 फेल हुआ, छठा 7वां 8वां कुछ भी हो सकता है, और ई कह रहा है कि पहले 7 फेल हुआ, 8वां सक्सेस है। तो ई ज़्यादा मतलब सटीक बता रहा है, मतलब सबसेट है एफ का, है ना, एफ में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं।
सो एफ इज अ सुपरसेट। सो ई सबसेट है एफ का, ऐसे देखना चाहो, या सिंपली जो आप समझ रहे थे वो सही समझ रहे थे कि फर्स्ट 7 अटेम्प्ट्स आर फेल एंड 8th अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि 7 फेल्ड अटेम्प्ट एंड 8th वाला सक्सेसफुल है, 8th सक्सेसफुल हो गया। और सर यहाँ कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं लग रहा है, क्योंकि एफ वाला 5 अटेम्प्ट का बात कर रहा है और ई 8th अटेम्प्ट तक का बात कर रहा है। जी, तो वो आपको थोड़े से दिमाग लगाने 6 पड़ेंगे तब दिखेगा ई आपको। जो है 6 7 8 का बात कर रहा है, 6 7 8 नहीं, का। पीएफ सिर्फ इतना बोल रहा है कि 5 फेल है शुरू वाला। तो छठा, सातवां, आठवां कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। छठा फेल सक्सेस, 7th फेल हाँ सर। सक्सेस, 8th फेल सक्सेस, कुछ भी हो सकता है। और ई क्या है, एग्जैक्ट बता रहा है कि पहले 7 फेल है, 8वां सक्सेस है। सो ई इज मोर प्रेसाइज, ठीक है ना। तो ई वाले में एफ कंटेंट जो ई में हो रहा है उसमें देखो एफ ऑलरेडी हो चुका है ना, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि सर बेस लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं है सबसेट हो। भैया बेस हम लगा ही नहीं रहे, बेस कब लगाते हैं हम, बेस यहाँ लगा ही नहीं रहे। बेस के लिए पार्टीशन होना चाहिए, यहाँ पार्टीशन है ही नहीं, तो यहाँ बेस मुझे लगाना ही नहीं, हम तो कंडीशनल प्रोपर्टी लगा रहे हैं। और सबसेट आपको नहीं दिख रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कैसे सॉल्व करोगे, वो तो सिंपल हमें दिख रहा है कि एक्चुअली जैसे वो गौरव बता रहा था ना कि इसका मतलब है कि 7 अटेम्प्ट फेल हो गया और वो कह रहा है पहले 5 फेल हुए और ये कह रहा है 7 फेल हुए, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा बताओ। अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा एक्चुअली, यू डोंट थिंक, वही तुम बोलना चाह रहा हूँ कि आप जस्ट बोलते हो, यू डोंट थिंक एंड जस्ट स्पीक। पहली बात में बेस से हम लगाएंगे, इंटरसेक्शन 6 7 8 इंटरसेक्शन में आएगा। क्यों आएगा 6 7 8, ऑल 7 आर फेल्ड अटेम्प्ट, ठीक है ना। सो सर P7 फेल और लास्ट वाला एक बच जाएगा जो कि सक्सेस का होगा 8 सो अटेम्प्ट। यहाँ हो गया एफ का मतलब फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स आर फेल्ड, है ना, ही फेल्स टू डिस्ट्रॉय द फर्स्ट 5 अटेम्प्ट, तो फर्स्ट 5 फेल्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट 5 फेल्ड अटेम्प्ट। आराम से लिख के सोचो, जैसे कोई चीज़ बता रहे हो ना आप, एक बार लिख लो कि क्या है वो, देन एक बार एनालाइज करके बोलो, मतलब लाइक लॉजिकली। तो इसमें देख लो, सिंपल है। बताओ भाई गौरव, तुम्हारा डाउट है ना, 7 अटेम्प्ट फेल हो जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फेल का मतलब मैंने नाम दिया, क्यू दिया है ना, फेल टू डिस्ट्रॉय, इसको लिखो फेल टू डिस्ट्रॉय, ये दूसरा वाला फेल टू डिस्ट्रॉय इज क्यू एंड डिस्ट्रॉय कर पाएगा वो पी है। सो व्हाट डू यू थिंक, पहले 7 अटेम्प्ट में वो फेल हो गया डिस्ट्रॉय करने से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, एंड 8वें में सक्सेसफुल हुआ। ये डिसाइड करना पड़ेगा, वरना एग्जाम में कैसे डिसाइड कर पाओगे, अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आपको कुछ ना कुछ सोच के लॉजिकली डिसाइड करना पड़ेगा। 0.2 टू द पावर 7 होगा और इनटू 0.8 क्यू की पावर 7 7 बार फेल हुआ और पी इनटू की P। पावर 1, ये हो गया। और अब डिनोमिनेटर कह रहा है कि फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स आर फेल्ड, पहले 5 फेल्ड है, तो पहला 5 फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, Q टू द पावर 5। 5। हाँ, क्योंकि 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, सक्सेस और फेलियर, सक्सेस और फेलियर, सक्सेस, तो 1 1 प्रोबेबिलिटी है, 6 1 7th 1 8th 1, इसलिए हमने लिखा नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि 8th क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ये 6 7 8th ये है एक्चुअली। कितना आ गया, ये कैंसिल कर दो उसको, कितना आ गया ये, क्यू स्क्वायर इंटू पी आ गया ना, ठीक। तो करो सॉल्व, क्यू कितना था 0.2 का स्क्वायर, पी है 0.8, सॉल्व कर लो उसको, कितना आता है 0.04 इंटू 0.8, 0.0016, नहीं 3 1 4 ना 1 मिनट 016। बाइनोमियल सर यहाँ नहीं लगाएंगे, बाइनोमियल कब लगाते हैं, p प्लस 0.032 बाइनोमियल सर वो नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वो जब दिया होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ एक्चुअली। अमित, आपको ना बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है एक्चुअली, आपको लगता है आता है, लेकिन आपको सीखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है बाइनोमियल कब लगता है, बाइनोमियल क्या इंटरप्रिटेशन है। p प्लस क्यू जब 1 होता है। नहीं, पी प्लस क्यू तो 1 है ही यहाँ पे, यहाँ भी पी प्लस क्यू 1 है, वो कंडीशन थोड़ी है। बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर सर x p प्लस क्यू तो हमेशा 1 होगा ही, हमेशा ही 1 क्योंकि होगा, एग्जैक्टली, वो वो तो हमेशा 1 होगा, कहीं भी 1 होगा पी प्लस क्यू। क्वेश्चन है बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन वही क्या है, व्हाट इज द x इन द बाइनोमियल सर डिस्ट्रीब्यूशन। जब फिक्स टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ फाइल्स ऑब्जर्वेशन होते हैं,
दिया होता है। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं सर, जब तब लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा कांस्टेंट होती है। हाँ, यहाँ पे मतलब जब नंबर ऑफ सक्सेस निकालना हो आउट ऑफ n ट्रायल्स, ये चीज़ है। अब जैसे आप ऐसे ही बोल रहे हो बाइनोमियल लगा सकते हैं, आप सोचो ना क्यों लगा सकते हैं, इसका मतलब आप बस तुक्का लगा रहे हो, ये चीज़ है। सर इसमें निगेटिव बाइनोमियल लगेगा ना, और उसमें भी ज्योमेट्री बाइनोमियल। इनफैक्ट ये ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेमोरीलेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी कह सकते थे अगर वैसे चाहते ना। तो यहाँ से ना मैं तुम्हें दूसरा अप्रोच बताता हूँ। एक होता है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, तो ये दूसरे उससे भी सॉल्व हो सकता है। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा। इसने कहा था क्या प्रोबेबिलिटी है 8th अटेम्प्ट आर सक्सेसफुल गिवन दैट 5 अटेम्प्ट्स आर फेल। तो मेमोरीलेस में ये होता है कि पहले 5 अटेम्प्ट मुझे पता है फेल है, और यहाँ भी वो चीज़ उसको भूल जाएगा। तो यहाँ बस इम्पोर्टेंट है 6th अटेम्प्ट, 7th अटेम्प्ट और 8th अटेम्प्ट, ये बस इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेमोरी जो है ना, मेमोरी क्या है इसका कि पहले 5 अटेम्प्ट फेल हो गया तो वो लॉस हो जाएगा, वो भूल जाएगा। तो हमें 8वें अटेम्प्ट की बात करनी, तो मेमोरी इसका है पहले 5 अटेम्प्ट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो इसका मतलब उसको हटा दो, 6 7 8, 6 फेल्ड, 7th फेल्ड, 8th सक्सेस, तो क्यू स्क्वायर इंटू पी। तो ये डायरेक्ट तुम कर सकते हो अगर तुम्हें आइडिया है कि व्हाट इज द मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? ज्योमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। यस, सो डिस्क्रीट में ओनली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस में ओनली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चूंकि जो नेगेटिव बाइनोमियल है वो जनरलाइज केस है ज्योमेट्रिक का, जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरलाइज केस है बर्नौली का, या ऐसे बोलूं कि बर्नौली स्पेशल केस है बाइनोमियल का, वैसे ही ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को, नेगेटिव बाइनोमियल नहीं करता है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल केस है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है मेमोरीलेस को, गामा फॉलो नहीं करेगा। तो एक्सपोनेंशियल एंड ज्योमेट्रिक, तो ये ज्योमेट्रिक है। तो यहाँ तो कि मैं कंडीशनल से आपको करके दिखा रहा हूँ, ये अगर आपको मेमोरीलेस का आइडिया है तो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 8th अटेम्प्ट आर सक्सेसफुल गिवन फर्स्ट 5 आर फेल्ड। तो फर्स्ट 5 को भूल जाओ, तुम 5 के बाद स्टार्ट करो, मेमोरी को उसको भूल जाओ, जो मेमोरी तुम्हें दे रखा है ना उसको भूल जाओ। तो मेमोरी लॉस मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करता है, इस कंडीशन को, बाकी में नहीं लगा सकते तुम, सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक में ही काम करेगा। तो जस्ट 6 7 8th अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मेमोरी को यू कैन रिमूव, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो तभी ये आ जाता, ये चीज़। चलो, तो एक क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है ना। एक तो मैं बताया मेमोरीलेस से कर सकते हैं, दूसरा अभी मैंने कंडीशनल से करके दिखाया आपको, ये चीज़ है, तो उससे भी हो जाएगा। आप खुद से ट्राई करेंगे, नए तरीके ढूंढ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लॉजिकली विथ रीजन कि ऐसा क्यों है या क्यों नहीं है। जस्ट गेसिंग एनफ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बताइए नेक्स्ट इन लोगों ने ट्राई किया। सर मैंने एक्चुअली रिवर्स क्वेश्चन लगाया, तो मैं आगे का पूछ सकती हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 52। मेनली डाउट पूछना है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आई कैन डिस्कस डाउट्स, बट आप ट्राई करके आए, दैट्स गुड। सर इसमें ये है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फरवरी की निकालनी, और गिवन 29th होना चाहिए। तो सर लीप ईयर ही कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि फरवरी 29 लीप ईयर में ही आएगा। तो सर 3 ही ईयर्स बचेंगे जो दिए हैं उसमें से। बिल्कुल। पर सर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे उसको सेट करें कि प्रोबेबिलिटी सही आ जाए। अब ये बेस थ्योरम का ये भी क्वेश्चन है, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम में आपको लगे आप कर पाओगे, अटेम्प्ट करो, वरना स्किप करके आगे बढ़ो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने को है। यस सर, ये मेरे सामने है। हाँ, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसने है ना बहुत कॉम्प्लिकेट किया है। देखिए तो है ना 21 22 23 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। अब जैम 2021, जैम 2022, 2021। सर मैथ्स का भी डिफिकल्ट था 22 का। हाँ, मैथ्स का भी डिफिकल्ट था। अभी मैथ का तो इस बार का भी बहुत डिफिकल्ट था, है ना। सो इस तरीके से है, बट जैम एमएस में 24 इजी था, 2020 तक इजी था, 21 22 23 बहुत डिफिकल्ट पेपर था और इंक्रीज होते जा रहा था। जेएम का 23 वाला इजी था बहुत, गुवाहाटी ने जो बनाया था। एमए का ना, ठीक है। तो हाँ मैथ्स का। ठीक है, हम आते हैं इस पे क्वेश्चन में, देखते हैं जरा, देखिए इसको ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन है कि अ ईयर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ईयर्स 2012, 2013 एंड अप टू 2021, ठीक।
सो एक ईयर आप इनमें चूज करो, कितने ईयर है ये, 10 ईयर्स अगर आप देखोगे 2012 से 2021 तक। फ्रॉम द चूजन ईयर अ मंथ इज चूजन एट रैंडम, तो पहले एक ईयर चूज करोगे, फिर उसके बाद एक मंथ चूज करोगे, और उसके बाद एक मंथ चूज कर लिया, फिर एक दिन चूज करोगे। तो ईयर पहले चूज करना है, फिर मंथ, फिर डे चूज करना होगा आगे, ठीक है, ईयर मंथ डे एट रैंडम। गिवन दैट, ये गिवन प्रोबेबिलिटी है, क्या है, गिवन दैट द चूजन डे इज 29 ऑफ द मंथ। अब बता रखा है कि जो गिवन डे आपने चूज किया ना, जो चूज किया है डे आपने, पहले एक ईयर चूज किया, फिर एक मंथ, फिर एक डे। अब आपको बता रहा है कि जो डे आपने चूज किया एक्चुअली वो 29 था उस मंथ का, 29 तारीख है मान लो, 29 था उस मंथ का, ये ए इवेंट होगा, है ना, ये हमारा इवेंट ए होगा, जिसको मैं जहाँ लिखता हूँ गिवन वाले को ए, कि चूजन डे इज 29th ऑफ दैट मंथ, ऑफ अ मंथ, ऑफ दैट मंथ। अब आते हैं पार्टीशन पे। तो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मंथ इज February इज, अब ये मंथ वाले पे पार्टीशन करवा दिया आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि चूजन मंथ फेव होगा, तो मैं E1 ले लेता हूं, फेव। अब बताओ क्या क्या पार्टीशन पॉसिबल है, फेव नहीं तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पार्टीशन कितने बनेंगे, फेव के अलावा क्या क्या, E2 क्या लेना चाहिए मुझे, E1 फेव ले लिया मैंने, E2 क्या लेना ईयर, चाहिए, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर नहीं नहीं पार्टीशन नहीं नहीं, बनेगा। फेव क्या है, सर मंथ रेस्ट ऑफ मंथ। मंथ मंथ। है ना, तो मंथ ही पार्टीशन होंगे इसके, जस्ट मंथ ही तो होगा, सर बाकी सारे मंथ से ले लो, मंथ्स ही हाँ। तो आ जाते हैं, तो जैसे आप क्योंकि सभी E1 में को तो जैन ले लेते हैं, 29 आएगा। E2 को हम फेव ले लेते हैं, E3 को मार्च ले लेते हैं, ऐसे कर करके E12 इज दिसंबर। तो पार्टीशन आया, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, दिसंबर तक हो सकता है। और हमसे यहाँ पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है फेव होने का, गिवन दैट द डे वाज 29th। तो ये बेस थ्योरम हो गया, है ना, ये आपसे पूछ रहा है E2 गिवन ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द E2 गिवन ए, है ना, ये है। चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन समझ आ गया सबको, पहले 10 ईयर का कलेक्शन 2012 से लेकर 2021 तक का कलेक्शन है। अब उसमें से एक ईयर चूज किया, ईयर में एक मंथ चूज किया, तो और एक मंथ में से एक डेट चूज किया, तो बता रखा है कि जो डेट है वो 29 तारीख है। तो बताओ क्या चांस है कि वो फरवरी था, ये पूछ रहा है आपसे। तो मैंने कहा कि तो ईयर था 2012 से स्टार्ट किया 2021 तक, ठीक। तो बताओ इसमें लीप ईयर कौन कौन से हैं, ये आपको खुद जानना पड़ेगा ना। सर 12, 16, 20। अभी लीप ईयर ही चल रहा है ना, 2024 लीप ईयर है, 2012, 16, 20 और कुछ है नहीं है, नो सर। तो ये 3 इसमें लीप ईयर है, ओके। तो लीप ईयर का फ़ायदा ये है कि इसमें फेव में जो होंगे, इसके फेव में 29 डे रहेगा, है ना, फेव हैज़ 29 डेज। और जो नॉन लीप ईयर, बाकी जो ईयर बचे, जो रेस्ट ईयर है इनके अलावा, उसके फेव में 28 डेज है, ठीक है ना, ये चीज़ डिफरेंस है। बाकी तो कॉमन ही रहता है मंथ में, जैसे 3 जनवरी में 31, इस तरह से। सो अब आपको क्या देखना है, तो मैंने जैसे पार्टीशंस बनाए थे कि लाइक E1 जो है वो जैन है, E2 जो है वो फेव है, इस तरीके से जो E12 है वो दिसंबर है। अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए था कि जो सेलेक्टेड डे है, सेलेक्टेड डे या चूजन डे इज 29th, चूजन डे इज 29th। अब समझो इसमें ये निकालना, तो बाई बेस थ्योरम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए गिवन E2 अपॉन समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI into A given EI, I from 1 to 12, इस तरह से हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, तो हमें क्या क्या ज़रूरत है, पहले तो ये देखो। सो एक्चुअली मंथ चूज़ करने से पहले आपको ईयर चूज़ करना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ है। तो पहले तो ऐसा देख लोगे, तो अगर 1/E2 हमारे पास, ऐसे तो पार्टीशन में टोटल
कितने हैं 12 मंथ्स हैं, तो वैसे तो 1/12 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ EIs कितना आ जाएगा, वैसे तो 1/12 आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो हर साल में 12 महीने ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन डे की वजह से आपको फेवरेबल ईयर चूज करना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूं E2 की, चलो सो मैं अगर यहाँ बात करता हूँ ईच ईयर है ना, आई फ्रॉम, या एक साथ भी सोच सकते हो, अगर आप ऐसा चाहो तो ऐसा सोच सकते हो कि मैं अगर बेस थ्योरम लिखने के बजाय इसको मैं ऐसा लिखता, है ना, सेम थिंग कैन बी रिटन एज दिस। आप चाहो तो E2 गिवन A है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो E2 इंटरसेक्शन A, यही चीज़ तो है ये जो चीज़ लिखी हुई है, प्रूफ अगर आपको याद हो बेस थ्योरम का, यही तो है। एंड समेशन ये है EI इंटरसेक्शन A, I फ्रॉम 1 to 12, ऐसे भी सोच सकते हो, ये चीज़ यही है। तो वैसे आप सोच सकते हो, यहाँ चाहो तो अलग से सोचना चाहो तो एक साथ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग E2 गिवन E2 इंटरसेक्शन A की। सो E2 क्या था, अभी E2 की बात करें फेब की, बताओ। तो फेब में और A है चूजन डे इज 29th, तो E2 मतलब फेब मंथ, A मतलब कि डे जो होगा 29th होगा। तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो ईयर पहले मुझे चूज करना है, इसमें कितने फेवरेबल ईयर है जिसमें 29 डे फेब में हो सकता है। 3 years। 3 फेवरेबल ईयर है, कितने में से 10 है ना ये टोटल। 10। अब आ गया, अब आपने एक फेव चूज किया, ये हमने लीप ईयर चूज कर ली क्योंकि उसी में 29th हो गया। अब नाउ ईयर के बाद मंथ चूज करते हैं। तो पहले तो हमने लीप ईयर चूज किया, अब लीप ईयर में फेव चूज कर रहे हैं, तो 1/12 हो जाएगा। अब उस फेब में एक दिन आपने रैंडमली चूज किया और वो 29th डे निकल के आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/20। 1/29, क्योंकि टोटल 29 डे है, तो कोई भी एक दिन आ सकता है। तो 29 आने के लिए 1/1 फेवरेबल डे है आउट ऑफ 29 डेज। सो ये तो आपका हो गया न्यूमरेटर का। अब यही चीज़ डिनोमिनेटर में करनी है। अब यही चीज़ आपको डिनोमिनेटर में सोचना था। डिनोमिनेटर में चीज़ें ये हैं कि 12 टर्म्स आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें स्टार्ट करते हैं 1 से। तो जब यहाँ आई को आप 1 रखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A होगा, है ना। अगर मैं ऐसा आपको लिख के बताऊँ, E1 इंटरसेक्शन A से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ E12 इंटरसेक्शन A तक चलेगा। E1 का मतलब जनवरी, E2 का मतलब फरवरी एंड सो ऑन, E12 का मतलब दिसंबर। तो हमें E1 इंटरसेक्शन A के बारे में सोचना है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, बताओ। सो अब मुझे क्या प्रोबेबिलिटी है जनवरी में 29th डे होने की, तो बताओ इन 10 ईयर में से कितने ईयर है जिसके जनवरी में 29th डे होते हैं। फेवरेबल ईयर्स कितने हैं, सर 10 सारे। upon सारे। हाँ, क्योंकि कोई भी तुम साल चूज कर लो, 29 तो उसमें आएगा ही, क्योंकि कोई ऐसा, तो टोटल 10 आउट ऑफ 10 फेवरेबल ईयर है। अब हमने ईयर मतलब ऑल ईयर्स आर फेवरेबल, तो 10 आउट ऑफ 10 आ गया प्रोबेबिलिटी, इसमें 10 के 10 फेवरेबल ईयर है जनवरी के लिए। अब जनवरी चूज कर रहे हैं, तो पहले तो ईयर चूज किया था, ऑल 10 आर फेवरेबल। एंड अब हम जनवरी की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे इसमें से कि जनवरी होने, क्योंकि आपने ईयर चूज किया तो एनी ईयर विल वर्क। अब जनवरी हो, उस ईयर में जनवरी की क्या प्रोबेबिलिटी, तो उस ईयर के पास 12 मंथ है टोटल, तो एक है जनवरी आउट ऑफ 12। अब आपने जनवरी सेलेक्ट कर लिया, अब जनवरी के पास टोटल कितने दिन हैं, 31, तो सर 1/31 हो जाएगा। हाँ, तो हमने एक जनवरी में से एक दिन रैंडमली चूज कर रहे हैं, टोटल 31 डेज है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 29th डे निकल के आएगी, 29 तारीख है ना, तो एक है वो आउट ऑफ 31। ऐसे ही आप फेव का तो ऊपर लिख ही चुके हो, जनवरी का था ये, फेव का लिखोगे। सो ये ऊपर लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं सोचते, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये फेव का हो गया। मार्च पे आते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं 31। 31। तो बिल्कुल वही होगा जो जनवरी के साथ हुआ है, कुछ अलग होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, नो सर। क्योंकि जनवरी में 31 था, मार्च में 31, सेम चीज़। ऑल 10 आर फेवरेबल ईयर, एक मंथ चुनना है, मार्च निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/12। अब उस मार्च में 29th डे निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी 1/31। तो 31 डे वाले कितने मंथ है उसके वही आते रहेंगे, यही आंसर आएगा, जितने भी 31 डे वाले मंथ है इसकी यही प्रोबेबिलिटी आएगी। तो काउंट करो कितने मंथ इसमें 31 डे आते हैं साल में, 12 में से कितने मंथ्स हैं। 7 है सर। पक्का देख लो एक बारी, 7 है सर। 7 है, 7। और एक फेव हो गया तो 8 ये निकल गए, तो बाकी 4 होंगे जिसमें 30 डेज होंगे। इज इट, चेक कर लो।
हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो अगला अब आते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं उन मंथ की बात करूँ, अप्रैल की बात करो एग्जांपल के लिए। सो अप्रैल में 29 डे निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑल 10 ईयर आर फेवरेबल, क्योंकि कोई भी ईयर का अप्रैल चूज करो 29 तो आएगा ही, तो ऑल ईयर्स आर फेवरेबल। अब उस ईयर में अप्रैल आने का 1/12, अब उस अप्रैल में 29 डे निकलने का 1/30। 1/30, 1/30। करेक्ट। अब आपको देखना है कि ये तो अप्रैल का लिख दिया, तो अप्रैल जैसे कितने मंथ है, अप्रैल जैसे कितने मंथ्स हैं जिसमें 30 डेज months. है, इंटू 4, तो ये हो गया अप्रैल जैसे, तो जिसमें 30 डेज हैं, 4 ही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, तो यही है, इसको सिंप्लीफाई करो आराम से देख के। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ा है तुमने पूरा? ये नहीं, इसके क्या पढ़ तो लिया है सर पूरा तो क्वेश्चन? अभी आए थे, अभी आया पहले से हो? नहीं सर, पहले ही से है सर। हाँ, ये क्वेश्चन था, पढ़ लो पहले। इसमें था कि एक ईयर चूज करना है 2012 से लेकर 2021 तक में, एक ईयर चूज करने के बाद एक मंथ चूज करना है तुम्हें, एक मंथ चूज ओके। करने के बाद नहीं सर, उस, वो 4 कैसे सर, वो सारा समझ रहे हैं सर। अरे मेरे भाई ये बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? उसका 4 12। 12 महीने में ऐसे कितने महीने हैं जिसमें 30 दिन होता है? ओके सर, ओके, अच्छा। तो वो 4 गुना इसलिए क्यों कि अप्रैल हो गया, फिर हो सकता है अप्रैल, फिर मई, जून, जून हो सकता है, ठीक है ना। फिर इस तरह से, अगस्त हो गया। नहीं अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर हो गया जैसे, ठीक है, हाँ सर, एक मिनट से, सितंबर होगा, जनवरी, फिर नवंबर फरवरी, होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यस। ठीक है ना। तो जुलाई अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं। हाँ सर, होते हैं 7 दिन होते हैं 31 में। हाँ ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। 4 गुना इसलिए किया कि 30 डेज वाले 4 मंथ है, 31 डे वाले 7 सर मंथ है, 29 डे वाले एक ही मंथ है जी। इसके बाद हम क्लास लीव हो सकते हैं सर? असाइनमेंट का 55 तक क्वेश्चन कर लें सर, और हाँ, पीवाईक्यू का तुम 5 आराम 6 से ही लीव क्वेश्चन होकर किए। ट्राई करो, जब डाउट हो, अभी अभी चलता रहेगा, संडे तक डाउट क्लास ही चलता रहेगा असाइनमेंट का, मंडे से थ्योरी स्टार्ट ओके करूंगा, सर। ठीक है। ये तो आज का पीवाईक्यू का था सर। हाँ, आगे भी जो भी, अब ट्राई करो, तुम कुछ भी पूछ सकते हो डाउट में, कोई दिक्कत नहीं, जब कंडीशन एक ही है कि ट्राई करके पूछो, ऐसे हवाबाजी नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, आपको ट्राई करना है फिर पूछना है, ये चीज़ है। ठीक है। हाँ, ट्राई करके फिर डाउट पूछना है। सो ये हो गया जी, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जिनका नहीं आ रहा था बताइए बाकी लोग। थैंक यू सर। हाँ, तो ये बेस थ्योरम का थोड़ा मुश्किल था। सर 22। 22 इधर बताओ, इधर जिन लोगों ने किया 50s में बताओ, जिन लोगों ने किया हो 40s 50s में अगर किया हो तो। अब इधर आ ही गए तो ये है, नहीं किया तो वापस जाता हूँ उधर, ये है, अगर इसमें ट्राई कर रखा हो। जैसे कल मैं थ्योरी बता रहा था ना, तो उससे तुम्हारा ये कल 1-2 थ्योरम बता रहा था, तो ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा, है ना। कि कल बता रहा था कैसे तुम डिसाइड करोगे मैक्सिमम मिनिमम, तो ये वही है ना, देख लो कंपेयर करके इंडिविजुअली, फिर उससे डिसाइड कर पाओगे। तो ये सब सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कहाँ कॉन्सेप्ट में लैकिंग है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो इधर जो लोग कर रहे हैं, तो मैं आता हूँ 22 पे। ये अच्छा कह रहा है, राम रोल्स अ पेयर ऑफ फेयर डाई if the sum of the numbers shown on the upper face is 5 6 10 11 12 then Ram wins a gold coin, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर सम ऑफ नंबर जो अपर फेस पे है 5 6 10 11 12 है, तो राम जीत लेता है गोल्ड कॉइन। अदरवाइज ही रोल्स द पेयर ऑफ डाइस वंस अगेन and wins a silver coin if sum of the numbers shown on the upper face in the second throw is same as the sum of the numbers in the first throw। अब ये लैंग्वेज है, थोड़े से आपको ना लैंग्वेज को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस द गोल्ड और सिल्वर मेडल, ठीक है। तो सर अलग इसको अलग, ट्राई किए थे ऐसे हाँ जी, कि इवन नंबर वाला सारा का सम जो है वो इवन नंबर उस पे आ सकता है ये, तो उसका हम 15/36 आया, और सेकेंड वाला जो है जो 2 थ्रो का है उसका जो उसका निकला न्यूमरेटर 1 स्क्वायर से लेके 6 स्क्वायर तक, और डिनोमिनेटर 36 इंटू 36, दोनों को ऐड किए तो मेरा 0.4868 आया। आंसर में क्या है? आंसर है सर 0.537। अच्छा, तो बताओ मुझे यहाँ से कि गोल्ड जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये बताओ, गोल्ड कब ये जीतेगा वो?
15/36। कैसे? सम 5 6 10 11 12, यही ना? जब सम में तो 5 6 10 11 12 आएगा तब वो गोल्ड जीत सकता है। सो देख लो। 5 का हो जाएगा 4, 6 का हो जाएगा 5, 10 का हो जाएगा 3, 11 का हो जाएगा 2 और 12 का हो जाएगा 1। ठीक है, अगर आप ट्राई किया तो अच्छी बात है। देखिए तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में 1 1 1 2 इस तरह से लेके 6 6 तक टोटल आउटकम्स हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गोल्ड, तो गोल्ड के लिए ये था कि सम जो है 5 हो 6 हो या इस तरह से, देख लो क्या था, 5 6 10 11 10 11 12 ये होने चाहिए। तो अब आपको काम क्या करना है, काउंट करना है कितने फेवरेबल आउटकम है। सम 5 वाले कितने हैं, तो वो सिंपल है ना, 1 4 सर 4 काउंट 1। कर चुके हैं वो, 5 वाले 4 हैं, 10 वाले 3 हैं, 6 वाले 5 हैं, 11 वाले 2 और 12 वाले 1। 12 वाले 1, 11 वाले 2 और 10 वाले 3। 10 वाले 3, यस। 5 5 6 4 4 6 और बाकी लोग वेरीफाई कर लो एक बार, है ना। सो 15 आउट ऑफ 36 36। आउटकम है, ठीक है। अब देखो आप, अब सिल्वर कब जीतेगा वो ध्यान दो। सिल्वर कब अदर जीतेगा? केसेस में, अदर केसेस जब नहीं नहीं, सम, अदर केस में नहीं जीतेगा। देखो सिल्वर जीतेगा, कह रहा है गोल्ड कॉइन जीतेगा अगर 2 ये 2 आ गया। 3 3 2 2 3 3 4 4 6 6 ये सब केसेस में। हाँ, तो विंस अ गोल्ड अदरवाइज ही रोल्स अ पेयर ऑफ डाइस। तो इसका मतलब सिल्वर की नौबत तब आएगी जब गोल्ड नहीं मिला होगा। और गोल्ड कब नहीं मिलेगा? जब सम या तो 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए या 7 8 9, ये पॉसिबिलिटी है। तो यस। पहली बार में अगर ये आएगा तो सिल्वर वाली नौबत आएगी, वरना गोल्ड मिल चुका है उसको। ये है। तो सम गोल्ड, 2 का हो जाएगा 1/36 इंटू तो अब 1/36। ये कहना चाह रहा है, रुकिए, अब ये कहना चाह रहा है कि उसने एक थ्रो ऑलरेडी कर रखा है, अब उसी डाई को फिर से थ्रो करेगा अब वो, ठीक है, यही कहा ना, देखिए ध्यान से। यस। अदरवाइज ही रोल्स द पेयर ऑफ डाइस वंस अगेन, एक बार वो कर चुका है थ्रो, जिस पे या तो 2 आया होगा सम, या 3 आया होगा, या 4 आया होगा, या 7 आया होगा, या 8 या 9। अब उसी पेयर ऑफ डाई को फिर से रोल कर रहा है वो। एंड विंस अ सिल्वर क्वाइन, अगर जो पहले नंबर मिला था वही अभी मिलना चाहिए। सेम सम आ जाए तो। हाँ, तो बताओ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऐसा हो जाए, पहली बार में सम 2 आया, दूसरी बार में भी 2 आ जाए, तो ये 2 सम की तो बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान रखना है एस 1/36 वन इंटू 2 1/36। S2 is 2 प्लस प्रोबेबिलिटी S1 is 3, S2 is 3 also 3, S1 4 is 4, S2 is 4, S1 is 7, S2 is 7, S1 is 8, S2 is also 8, या S1 is 9 and S2 is also 9, ये चीज़ है। यस सर। और ये इंडिपेंडेंटली रोल किया था ना, ठीक है, यस सर। तो उससे क्या ही फर्क पड़ता पहले क्या आया था। तो इसको अब ब्रेक कर लो। तो जैसे 2 में क्या है, 1/36, ठीक है, आप कह रहे हैं हाँ 1/36 का स्क्वायर हो गया। सम 3 वाला कितना 2/36 का आउटकम है? स्क्वायर 2 है, 2/36 का 2/36 स्क्वायर हो का जाएगा। स्क्वायर। इसी तरह 6 तक जाएगा ये सीरीज। तो 4 पे 3 आउटकम हैं, 3/36 का स्क्वायर। 7 पे कितने आउटकम हैं? 6 1 6 6 1 5 2 2 5 4 3 3 4, ये ना 6 हो गया, 6/36 का स्क्वायर। फिर 8 पे 5 5/36 का स्क्वायर, एंड 9 पे 4। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आया कि 1 स्क्वायर से लेके 5 स्क्वायर तक। यस सर। सर इस जगह और एक बार बता दो। हाँ हाँ, क्वेश्चन आपको ठीक से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आपने पढ़ा है, बट क्वेश्चन पढ़ लो। इसने कहा वो है, सेकंड लाइन समझ नहीं आ रहा अदरवाइज के बाद। जी जी, जैसे मान लो आपने एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका, तो आपको क्या लगता है सम ऑफ द आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? सर 2 से 12 तक। यस। तो मान लो अगर 2 आया तो उसको गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं अब क्वेश्चन पढ़ो ना, वो तो डिसाइड करना है तुम्हें। आपने कहा 2 से 12 तक सम हो सकता है, नहीं तो देखो कि गोल्ड कब कब मिल रहा है, सम क्या आने पे गोल्ड मिल रहा है, ये देखो ना।
हाँ सर, फर्स्ट लाइन समझ आ गया, लेकिन अदरवाइज हाँ के तो बाद बताओ ना वाली मुझे, लाइन। 2 आने पे क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूछ रहा हूँ आपसे। 2 आने पे वो फिर से करेगा। गोल्ड नहीं मिलेगा। हाँ तो क्या करेगा वो? मेरा माइक ऑफ था तब बताया था, तो अभी अच्छा, ऑन किया। तो जैसे मान लीजिए 2 सम आ गया तो वो क्या करेगा उसके बाद? क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है, रिपीटेडली पढ़ना पड़ेगा आपको, तो समझ आ जाएगा। अगर सम 2 आ गया एग्जाम्पल के, तो क्या करेगा आगे? सर फिर से थ्रो करेगा। फिर से थ्रो करेगा। तो अब सम क्या क्या आ सकता है दूसरे थ्रो में? पेयर ऑफ डाइस को फिर थ्रो किया, तो क्या क्या सम आ सकता है? 2 to 12। तो बोलो तो, हाँ जी, माइक ऑन करके बोलो, क्या क्या दूसरे बार पे का सम क्या क्या आ सकता है? अरे भाई जो पहले आया तो वही सम पॉसिबल होगा ना, तो समझ नहीं आता, तो मैं समझ आया कहाँ डाउट है, कैसे पता चलेगा जब तक बोलोगे नहीं तुम? सर ये लाइन समझ नहीं आ रहा। अरे लाइन समझना, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, तुम लाइन क्यों समझ रहे हो? हमने हाँ कहा हाँ पेयर और बताओ। डाइस को रोल किया, तो पहली बार हाँ मैं जी। तुमने कहा 2 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ मान लो पहली बार में सम 2 आ गया, ठीक, हम्म तो क्वेश्चन में लिखा है कि उसने फिर से रोल किया डाई को। अब अगर हम्म उस पेयर ऑफ डाई को फिर से रोल करेगा भाई, तो पॉसिबल सम क्या हो सकता है? 2 से 12 तक। हाँ, अब तुम पढ़ो उसमें ठीक से क्वेश्चन में कि सिल्वर कब मिलेगा, ये तो समझना है, इंग्लिश है जी। 14 नंबर। अच्छा, मतलब पहले जैसे सम अगर 2 आने से फिर दोबारा 2 ही आएगी। तब उसको सिल्वर मिलेगा एक्चुअली, ये सर चीज। न्यूमरेटर में 91 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 36 इंटू 36। तो यही कहना चाह रहा, पहली बार में सम अगर 3 आया तो दूसरे थ्रो जो किया था तब भी 3 आना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसलिए आपने वो 2 3 जी जी 4 जी, मतलब वो सम फर्स्ट 5-6 के टाइम केस में, को छोड़ के बाकी जितने केस आ रही है उसमें से। यस ठीक। यस, पहले हम्म। थ्रो में 2 सम आया, दूसरे थ्रो में 2 आएगा, तभी सिल्वर मिलेगा उसको। तो क्वेश्चन में रिपीटेडली पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है, तो इस तरह से है। अब 5 6 सर 10, हाँ, न्यूमरेटर 91 आ रहा है। तो 1 स्क्वायर से 6 स्क्वायर तक का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो लगा सकते हो यस n सर, इंटू 1 है ना। n हाँ, इंटू n प्लस 1 इंटू 2n एन प्लस इंटू 1 एन बाई प्लस 6। वही बना। हाँ हाँ हाँ, 2n + 1 बाई 6, तो ये तो हो 6 जाएगा 6 नीचे कैंसिल। 36 का स्क्वायर है, और इंटू 36 का स्क्वायर है, तो ये 6 6 कैंसिल हो गया, तो 91/36 का स्क्वायर और पहले है। जो आया उसको ऐड करेंगे, हाँ, तो 15 बाई जो 36। भी आंसर आएगा यही पॉसिबल, अगर ऐसा नहीं है तो आंसर की में गलत होगा। सो ये गोल्ड ओके आने का था, ये सिल्वर आने का, 15/36 है ना, और 15/36। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताइए। सर अगर सेकंड रोल पे 5 6 10 11 12 आता है तो गोल्ड नहीं मिलेगा? नहीं, वो फर्स्ट रो पे ही था सिर्फ, एक्चुअली है ना, क्वेश्चन में लिखा है ना, इसने कहा था सम ऑफ द नंबर सोन ऑन द अपर फेस, ये आया तो उसको गोल्ड मिलेगा, नहीं तो फिर रोल किया, विंस अ सिल्वर कॉइन अगर सम ऑफ द नंबर सोन ऑन द अपर फेस सेम एज दैट ऑफ द नंबर इन द फर्स्ट रो, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस अ गोल्ड और अ सिल्वर कॉइन। अब एक्चुअली सेकेंड थ्रो में अगर वो नंबर्स आ गया तो उसको मुझे लगता है कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यस सर, वही होगा। कि अगर सेम नहीं आया जो पहले आया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, डिफरेंट आ सर गया तो। आगे आगे सर सॉल्व कर दीजिए। हाँ आगे इसको है ना कर लेंगे, डेसिमल से निकाले, जो आया वही करेक्ट है आपका। तो आंसर की यानी गलत है। हाँ उसमें गलत हो सकता है, वो लिखने में कई बार ना कोई टाइपिंग में गलती कर देता है या उस तरह से। अल्दाव हालांकि सॉल्यूशन बुक है ऑलरेडी मार्क इसमें ड्राइव में, आप वहाँ सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो 2013 के पेपर में जाके, ये है। ओके, सारे ईयर क्वेश्चन का है। हाँ हाँ 25। सारे ईयर का है जी, हाँ। अगला बताइए नेक्स्ट। सर 25। 25, तो हाँ 25 में देखो क्या इसमें डाउट है, तुम्हें बेस थ्योरम में दिक्कत है क्या? तुम 11 12 का बुक एक बार सॉल्व कर लो। सो एक से ले रहा है फिर उसमें ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे वैसा वाला है। हाँ हाँ, तो ये क्लास 12 का जो एनसीईआरटी में बेस थ्योरम है ना, वो तुम उस बार सॉल्व करो, उसमें ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी है, ट्रांसफर वाला भी, तो तुमने सॉल्व किया है तो अच्छा, नहीं तो एक बार सॉल्व कर लो एनसीईआरटी बेसिक्स। ओके सर, रहने दीजिए, अभी के लिए स्किप कर दीजिए, बेस मैं थ्योरम करके। वहीं से सारा हो जाएगा, जो भी बेस थ्योरम में क्वेश्चन है ना, तुम 11 12 का एक बार एनसीईआरटी कर लोगे तो सारे क्लियर हो जाएगा, ये है। सर 27 का मेरा बी आ रहा है, आंसर सी दिया हुआ। ठीक है,
हाँ गलती भी दे सकते हो, गलत देख सकता है, गलत देख के तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। तो करके देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी, सिंप्लीफाई करना है जस्ट, जो भी आएगा वही करेक्ट होगा। ऐसे हमने सॉल्व किया था एक बार इसको, क्या क्या है ये, वन बाई टू आया है आंसर मेरा। अच्छा आपका ए आ गया, आप तो सबसे अलग ही है। ये कह रहे हैं मेरा बी आया, आंसर शायद सी दिया हुआ है, और आपका ए आ गया। ओके ठीक है, पी ए 0.5, पी बी 0.4, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी 0.2 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 0.2 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए में से घटा दो 0.2, तो ये 0.3 रहेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। ये हमने एक बार लिखा था क्लास में, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी, ये तो मैं कुछ दिन पहले क्लास में ही पूछा था, आपने सॉल्व किए होंगे। सो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लो न्यूमरेटर में, सो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लाइक ए इंटू बी प्लस सी टाइप से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में 5 हो गया और 5 यूनियन समथिंग समथिंग, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी तो यहाँ से भी निकल जाएगा। ए बी को सॉल्व करके ए यूनियन बी अगर निकालना चाहे 0.5 प्लस 0.4, म्यूट कर लो सयानी अमित, माइनस इंटरसेक्शन 0.3, सो ये आ गया 9 में 0.6, ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, अरे अमित म्यूट कर लीजिए, मुझे करना पड़ेगा। सो यहाँ से क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको दे रखा है 0.2 और ये 0.6, तो आंसर आ गया 1/3। देखो भाई बताओ क्या डाउट है। हाँ सर, मेरे भी 1/3 आया है सर। कुछ देर पहले तो 1/2 कह रहे थे तुम। सर नहीं सर, मैंने वो लिखने में गलती कर दी थी, वो 0.3 लिख दिया सर, 2 के प्लेस पर, 0.2 के प्लेस पर। ओके 1/3 आ रहा था आंसर सर, वो गलत हाँ वो होगा उसके, उसमें ना क्योंकि जो लोग टीम में काम को होता है, गलतियाँ इंसान से हो ही जाती हैं एक्चुअली, तो वो थोड़ा बहुत रहेगा ही एरर, कभी 100 पे करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो ये है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद पे भरोसा रखिए, जो आप कर रहे हैं करेक्ट, ये चीज़ है। या ऑफिशियल आंसर किसे मिला सकते हैं जी। सर आपने अभी 52 वाला क्वेश्चन बताया था ना सर, वो ईयर वाला, सर मैंने सॉल्व किया था सर, न्यूमरेटर सही आ रहा है, आंसर से मैच किया, हाँ। सर डिनोमिनेटर में एरर है। तो नहीं। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमने प्रोबेबिलिटी जो ली थी ना 10 मंथ्स में 10 बार आ सकता है, सर वो 1/10 लेंगे ना हम, 10/10 थोड़ी लेंगे, क्योंकि वो तो कोई भी ईयर हो सकता है ना जो सिलेक्ट किया जाएगा। हाँ तो इसलिए 10/10 है ना, यहाँ 3/10 क्यों लिया हमने, क्योंकि लीप ईयर सिर्फ 3 ही है 10 में से। क्योंकि लीप ईयर हाँ 3 सर है। इसलिए लिया था, फिर सर नहीं आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, चलो देखो। तो एक तो पहली बात क्या है इसमें, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो इसमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा। करो सिंप्लीफाई करो, इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो कैंसिल हो जाएगा ना वो एक तो 10 सब में कैंसिल हो गया है ना, 12 भी कैंसिल हो गया, बचा 29, इसका आंसर सही आएगा, ये आंसर तो हमने पहले भी सॉल्व कराए हैं बच्चों के, इससे आंसर करेक्ट आया, आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किए होंगे, चेक कीजिए। ओके सर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ इसमें क्या है कि 10 कट जाएगा, पिछले साल हमने करा रखे हैं। ऐसे PYQ वाले क्वेश्चन आप पिछले साल के भी वो देख सकते हो, उसमें हमने डिस्कस कर रखा है, लेकिन ठीक है अभी आप सॉल्व कीजिए और डिस्कस कीजिए, हालांकि पिछले साल भी करा रखा होगा तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है खुद पे भरोसा और खुद का सॉल्व करना, सिर्फ वीडियो से नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में खुद सॉल्व करने होंगे। इसको ठीक से सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर सही आएगा, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे, आंसर करेक्ट आएगा।
अब यहाँ ध्यान दीजिए 10 12 29 है डिनोमिनेटर, यहाँ 10 12 31 है, यहाँ 10 12 29, यहाँ 10 12 30 है, ये चीज़ है। सो यहाँ फेवरेबल ईयर है, ऑल 10 आर फेवरेबल ईयर, ये चीज़ है। तो 1/10 होगा जब एक मंथ आपको जस्ट कोई एक फेवरेबल ईयर चुनना होगा। यहाँ पे देर आर ऑल 10 फेवरेबल ईयर है एक्चुअली। ओके सर। देखो 1/10 करोगे तो यहाँ भी 1/10 करना पड़ेगा। 3/10 यहाँ क्यों किया हमने इस तरह से ना, के सिंप्लीफाई आएगा, आंसर आएगा। ठीक से सिंप्लीफाई कीजिए केयरफुल्ली। तो बताओ भाई नेक्स्ट बताओ, ये हो गया ना। नेक्स्ट बताइए सर। सर, 27 हाँ। थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये कैसे बोला 29 में करना क्या है? 29 थोड़ा सा आगे का है, रैंडम वेरिएबल का आ गया एक्चुअली, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इसमें क्या है कि पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो एक्चुअली। ये क्योंकि इससे ना एस्टिमेट करना, ये अप्रोक्सीमेट करना है प्रोबेबिलिटी को एक्चुअली। तो देखो एक क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने ठीक से, 2000 कैस्यू नट्स है मिक्स थ्रू इन फ्लोर, आटे के साथ तुमने मिक्स कर दिया 200 काजू को, 2000 काजू को, और इंटायर मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज यूज्ड टू मेक वन बिस्किट। तो बचाओ 2000 कैस्यू नट्स को हमने 1000 पार्ट में डिवाइड किया, तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैस्यू नट्स इन वन बिस्किट? एवरेज है ना, ऑन एन एवरेज 2। समझ आ रहा है ना, मतलब मोटे तौर पे सोच रहे हैं कि 2000 कैस्यू नट्स हैं और हमने 1000 बिस्किट बनाए हैं, तो ऑन एन एवरेज एक बिस्किट में 2 कैस्यू नट्स होगा। तो कैस्यू को क्रश कर देते तो फिर नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगा के बना सकते हैं। अरे भैया तुम क्यों, अब क्रश करना ही नहीं है तो इसने कहा इसने कहा है कि अज्यूम दैट नो कैस्यू नट्स आर ब्रोकन इन द प्रोसेस। तुम अभी भी लगा सकते हो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, कोई दिक्कत थोड़ी है, कैस्यू को क्रश करना जरूरी थोड़ी। इसने कहा है कि अज्यूम दैट नो कैस्यू नट्स आर ब्रोकन इन द प्रोसेस। अभी क्वेश्चन के बारे में सोचिए ना, जो दिया उतने ही सोचिए, अब क्रश क्यों कर रहे हैं उस पर। सो बिस्किट इज पिक्ड एट रैंडम, सो क्या प्रोबेबिलिटी इट कंटेन नो कैस्यू नट्स। तो ये देखो मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ई एक्स जो है ना, अगर रैंडम वेरिएबल से सोचना चाहो तो मीन हमें दे रखा है 0 है या लैम्डा होता है। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, अब एक्चुअली एक बिस्किट में तुम्हें क्या लगता है कितने कैस्यू नट्स पॉसिबल है टोटल? मैक्सिमम टू, मिनिमम का तो कुछ पता नहीं, 0 हो सकता है, 0 अप टू 2000, क्योंकि इसने यूनिफॉर्मली मिक्स किया है, तो हो सकता है एक ही बिस्किट में 2000 के 2000 कैस्यू नट्स आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए। तो ये टोटल फेवरेबल, मतलब ये बोल रहा हूँ सपोर्ट है। एक्स क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स नंबर ऑफ कैस्यू नट्स इन वन बिस्किट, ठीक। तो एक्स हो सकता है कि 0 से 2000 कुछ भी हो सकता है, और ये किस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 से 2000 तक होता है? 0 से n, क्योंकि 2000 कैस्यू नट्स हैं टोटल, उसको मिक्स किया हमने, तो ये किसका ये सपोर्ट है? पॉइजन पता नहीं। हालांकि देखो हाँ, नहीं पॉइजन में तो इन्फिनिटी तक जाएगा, बाइनोमियल का होता है ये। बाइनोमियल का सपोर्ट कितना रहता है? बाइनोमियल में x की पॉसिबल वैल्यूज क्या 0 to n। हाँ तो वही 0 to n है, होगा। वही 0 to n है एक्चुअली। तो यहाँ पे सिंपल समझो कि ऑन एन एवरेज, अच्छा मीन 2 था नॉट 0, में गलती 0 थी, मीन 2 है। ऑन एन एवरेज एक बिस्किट में 2 कैस्यू नट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कैस्यू नट 1 बिस्किट। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली 2000 बहुत लार्ज नंबर है, तो जब n बहुत लार्ज होता है सो यू कैन अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग पॉइसन। ये सिलेबस में था एक्चुअली, x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइसन लैम्डा हो जाएगा, जहाँ लैम्डा की वैल्यू 2 है। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 0 की? इट कंटेन नो कैस्यू नट्स, ये निकालना है तुम्हें। तो ये थोड़े आगे क्वेश्चन आ गया, ये रैंडम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो उसका उसने ऐड कर दिया है जिसने असाइनमेंट बनाए हैं। तो ये आगे के थोड़ी चीज़, x बराबर 0 तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टर, ये पॉइसन का PMF होता है। लैम्डा तो e की पावर -2 तो हो गया। अब देखो e की पावर -2 का वैल्यू बताओ कैलकुलेटर से कितना आता है, 1/e² कितना आता है?
तो n बहुत लार्ज है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया पॉइसन में, ठीक है। तो ये सिलेबस में या तो पॉइसन अप्रोक्सीमेशन या नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन है, नॉर्मल कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। तो x बराबर 0 है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस में अप्रोक्सीमेट करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो डिस्क्रीट में यहाँ पे ठीक है भाई, देखो इसका कैलकुलेटर से 1/e² कितना आएगा, और देखो किस ऑप्शन में बिलोंग करेगा चारों में से। कर पाओगे? इतना टाइम लगेगा? 0.13 ऑप्शन बी। अच्छा 0.13, ठीक है ना, तो ये इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो ये करेक्ट। तो ये थोड़े से रैंडम वेरिएबल यूज़ किया मैंने यहाँ पे, जो कि आगे स्टार्ट करेंगे, मंडे से रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होगा। तो तब तक आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है संडे तक। संडे एक और टेस्ट है, और इस सैटरडे को हो सकता है मैं टेस्ट डिस्कशन करूँगा 8 से 11 में ही, जो पिछला टेस्ट हुआ था वो, और इस संडे का तो पिछले संडे वाला टेस्ट वाला डिस्कस करूँगा सैटरडे को। आज तो थर्सडे है ना, हाँ, तो सैटरडे को जो पिछला संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन होगा। तो आप उसके डाउट्स काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक जगह, फिर हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे। संडे को फिर एक टेस्ट है, फिर उसका डिस्कशन संडे को इवनिंग में कर सकते हैं या नेक्स्ट सैटरडे कर सकते हैं। तो उससे पहले नहीं हो सकता क्या? इससे कल पहले नहीं, कल नहीं हो सकता क्या? नहीं, कल तो असाइनमेंट कर रहे हैं, कल क्यों होगा, पहले इसको कंप्लीट करेंगे जो चल रहा है। अच्छा सर 28 देख लीजिए। हाँ 28 में क्या डाउट है बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ कोई भी। हाँ सर दोनों बॉक्स को मिक्स करके बना दिए, तो 4c1 p⁴ q⁴ 3। p क्या है, q क्या है? p defective, probability of being defective, number of defective। तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया एक्चुअली आपको। यहाँ बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, यहाँ दो जगह रेस्ट्रिक्शन है। एग्जैक्टली वन बॉक्स, एक तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन है और एक यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, दो जगह रेस्ट्रिक्शन है कि एग्जैक्टली वन बॉक्स कंटेन एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव कंपोनेंट। तो एक बॉक्स में एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वन बाई 3। कैसे? 0 डिफेक्टिव हो सकता है, 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव। तो एग्जैक्टली 1 का 1/3। कैसे? इक्वली लाइकली है तीनों आउटकम। भाई तुम लोग मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो ना, इसलिए भी थोड़ा चीज़ें हिले हुए हैं। ये क्लासिकल डेफिनेशन और एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन का डिफरेंस पता है ना, बी में कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। तो हर जगह थोड़ी है कि 0 1 2 है तो 1/3 कर दोगे। हाँ सर। तब होगा जब इक्वली लाइकली होगा। इक्वली लाइकली है, तुम श्योर हो? ऑप्शन सी होगा। तो सोचो कि कैसे होगा। तो इसमें है कि हम एक बॉक्स में टू कंपोनेंट है, देयर आर टू बॉक्सेस ईच कंटेनिंग टू कंपोनेंट। तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक बॉक्स में, एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, जस्ट वन बॉक्स की बात कर रहा हूँ, दो कंपोनेंट है। सर 2/4 होगा, 2/4। कैसे? dd and dn and dnn। मतलब डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, फिर तो एग्जैक्टिव 1 तो 2 केस बन रहा है आउट ऑफ 4, तो 2/4 हो गया, ये कह रहे हो आप? अरे उल्लू, यहाँ भी क्लासिकल डेफिनेशन लगा दिए। तुम लोग कब समझाऊं मैं? तुम्हें पता है क्लासिकल डेफिनेशन कब लगता है, एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन कब लगता है? यही तो दिक्कत है, जो पढ़ाता हूँ वो ठीक से समझ नहीं आता है, और दुनिया भर के ज्ञान लेके आते हो क्लास में पहले से, और जो मैंने बताया वो ज्ञान है ही नहीं। मतलब 4 यहाँ केसेस है तो 2/4 आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तुम्हें ये पता है, हमने एक शुरू में डिस्कस किया हो पहले दूसरे क्लास में कि क्लासिकल डेफिनेशन कब यूज़ होता है, एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन कब यूज़ होता है, इसकी याद है कि नहीं है? अब दोबारा पढ़ाऊँ क्या मैं पूरी थ्योरी आप लोगों को, या पीछे वाला थ्योरी रिवाइज करके आओगे?
जाके पूरा वीडियो पूरा देख लो, अगर नहीं क्लियर तो एक बार पूरा पुराना वीडियो एक कवर कर लो एक बार फिर से, जितने बार रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा है। तो नहीं सर याद तो है। क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए ज़रूरी है कि थ्योरी क्लियर हो, सिर्फ थ्योरी क्लियर होना काफ़ी नहीं है, उसके एडिशनली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें थ्योरी क्लियर रहेगी। अब यहाँ आप हर ईच बार वन जब इक्वली लाइकली होता है तो हम क्लासिकल लगाते हैं, और जब हर इवेंट का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होता है तो एक्सियोमेटिक लगा तो लेते यहाँ हैं। डिफेक्टिव होने और ना डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। नहीं, यहाँ पे तो अलग है, 1/4 दिया हुआ है, 1/2 रहता तब बनाते। फिर तो आप कैसे बता रहे हो, इतना सोचते क्यों नहीं हो? जो आप केसेस बना रहे थे वो ठीक है। अब इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन कहता है कि इक्वली लाइकली में लगेगा, तो यहाँ क्लासिकल फेल हो जाएगा क्योंकि इक्वली डिफेक्टिव होने ना डिफेक्टिव होने का सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है। डिफेक्टिव होने का 1/4 है, ना डिफेक्टिव होने का 3/4 है। तो यहाँ तुम निकालो ना उससे, जो आप कह रहे हो कि एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, निकालो इसका एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी कितना होगा। डिफेक्टिव होने का 3/4, डिफेक्टिव नहीं होने का, सॉरी डिफेक्टिव होने का 1/4, नहीं होने का 3/4, और नॉन डिफेक्टिव होने का 3/4, डिफेक्टिव होने का 1/4। कितना आया ये? सर 4 केसेस होगा, डिनोमिनेटर 16 होगा, ऊपर 1 × 1, 3 × 1, 1 × 3 और 2, फिर हो जाएगा 3 × 3। जी जी, तो फेवरेबल आउटकम बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है एक बॉक्स में? एग्जैक्टली 1 × 3/4 × 1/4 का डबल, तो 3/8। ये दिख रहा है स्क्रीन पे मैं लिखा हुआ, ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ यही है ना। तो ये आ गया एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव होने की। तभी मैं कंपोनेंट पे सोच रहा था। अब आप सोचो इस पे, बॉक्स पे सोचो। अब एग्जैक्टली वन बॉक्स डिफेक्टिव होने के क्या चांस है, सॉरी एग्जैक्टली वन बॉक्स में एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव होने के क्या। तभी मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वन, एक बॉक्स में एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव होने के क्या चांस है, 3/8। तो यहाँ फिर से आप ऐसे भी जैसे ये सोच रहे थे वैसे ही वहाँ सोच सकते हो कि दो बॉक्स है, बॉक्स 1 बॉक्स 2। तो अब पहले में डिफेक्टिव होगा, दूसरे में डिफेक्टिव नहीं होगा, ये हो सकता है। पहले में डिफेक्टिव नहीं होगा, दूसरे में डिफेक्टिव होगा। एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव चाहिए ना, तो पहले मैं कंपोनेंट का सोच रहा था, मैं बॉक्स का सोच रहा हूँ। तो पहले बॉक्स में डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव निकलने के? एग्जैक्ट पहले 3/8 8 था ना, तो एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये हो जाएगा 5/8। 5/8। अब यहाँ नॉट एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, मतलब अपोजिट बोल रहा हूँ। तो ये एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, इसका ये मतलब है एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव की बात कर रहा हूँ। तो नहीं होगा तो फिर 5/8 × 3/8 कितना आ गया ये? 50/64। ये आंसर होगा। अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो। सर ये सेकंड केस आपने क्या बताया? जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक नाम देता हूँ, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव और नॉट, ई का मतलब है एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव इन बॉक्स। अमित म्यूट कर लो आप। सो एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव इन अ बॉक्स, ठीक। सो यहाँ ए एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव है पहले वाले में, मतलब पहले वाले में डिफेक्टिव है, दूसरे में डिफेक्टिव नहीं है, ठीक। एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, यहाँ दो बॉक्स है ना, तो पहले बॉक्स में एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव है, दूसरे में एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव नहीं है, इसका अपोजिट। तो ये और इसका कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ लिखा पहले वाले में एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव नहीं है एंड दूसरे वाले में एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव है। तो ये अलग अलग बॉक्स के बारे में सोच रहा हूँ, फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स, ये फर्स्ट बॉक्स ये सेकेंड बॉक्स। मतलब यहाँ भी 4 केसेस है सैंपल, इसमें अगर देखोगे तो एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, नॉट एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, both are exact, both box contain exactly one defective, none of the box contain exactly one defective। इस तरह से 4 केसेस बनेंगे ना। हाँ सर। और सर पहले के जो केस है वो
कंपोनेंट पे सिर्फ था, वो एक चीज कंपोनेंट पे, हाँ, कंपोनेंट। एक बॉक्स के अंदर 2 कंपोनेंट था, तो उस पे चल रहा था वो, कि एक कंपोनेंट डिफेक्टिव है, दूसरा डिफेक्टिव नहीं है, दूसरे ऐसे ही, तो ऐसे चल रहा था। तो पहला डिफेक्टिव सर हो उसमें सकता है, नॉन उसमें एक मतलब उसमें दोनों बॉक्स था क्या, एक ही नहीं, बॉक्स? एक बॉक्स, 1 बॉक्स का जस्ट बोल रहे थे वहां पे हम, कि कोई भी एक बॉक्स में पहला कंपोनेंट डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, या पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव। अच्छा अच्छा, ईच बॉक्स के लिए। इसको बाइनोमियल से मैंने की है सर। हाँ जी, हाँ जी, बाइनोमियल से हमने भी किया है। तो वो, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर कुछ नहीं सर, मतलब आप तो सर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी से कर रहे थे। हाँ हाँ, जिसको जो भाषा समझ आ रहा है उससे करा, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था, इसलिए हमने उस तरीके से कराए। अब आप बाइनोमियल से कर रहे हैं, बहुत सारे इसके क्वेश्चन के 50 तरीके हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो आप सर बाइनोमियल वो से भी हो आंसर जाए। आ गया सर। हाँ सर वो आंसर आ गया जो आप बता रहे थे सर, कुछ हाँ, एरर कर रही थी मैं। ठीक है, हाँ ओके। द थिंग इज, क्या एग्जाम में लगाओगे ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है, तुम्हारा मेथड है, अच्छा है, ठीक है ना। तो एक बार कंपोनेंट के बारे में सोच रहे हैं, अगली बार बॉक्स के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ है। तो पहले मैं देखा एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव होने की एक बॉक्स में क्या प्रोबेबिलिटी है, ये देखा हमने पहले। अब बॉक्स के बारे में सोचा कि 2 बॉक्स है, तो एग्जैक्टली 1 बॉक्स के पास एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक बॉक्स के पास होगा एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, दूसरे में नहीं होगा, या पहले वाले के पास एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव नहीं होगा, दूसरे के पास होगा। ये 2 केस इससे कर दिया, अदरवाइज बाइनोमियल लगा बाइनोमियल सकते से बता दीजिए तो। हो। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, हिंट तो मिल ही गया, आप सब हम ही करवाए, तुम थोड़ा ट्राई दिमाग लगाओ ना। सीखने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप थोड़े ट्राई करो। हमने क्लास में बाइनोमियल कराए थे, ये पिछले साल किए थी, तो इसको ऑलरेडी पता है कैसे हुआ था। सो उसमें कंपोनेंट बाइनोमियल लगाओ, तुमने बताया था शुरू में 0 1 2 पॉसिबिलिटी है, तो निकालो x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी। x है बाइनोमियल, 2 कंपोनेंट 2 है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो इस पे लगाओ x बराबर 1, ये भी 3/8 आएगा। देख लो 2c1 1/4 3/4। लेकिन थोड़ा सा हिंट जैसे उसने दे दिया, तो तुम थोड़ा सा खुद सोचो ना कि बाइनोमियल कैसे लग रहा है और क्यों लग रहा है। तो ये 6 अपॉन आ गया 16 3/8। सॉल्यूशन इकट्ठा करने से नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम चाहता हूँ तुम लोग क्रिएटिव बनो। क्रिएटिव कौन लोग होते हैं? जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो गलतियां भी करते हैं, लेकिन फिर उनको पता होता है रास्ता, है ना, कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर चुका है। तो आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं। और एग्जाम में वही एक्सपेरिमेंट हेल्प करेगा, नहीं तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तुम्हें, घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो। नेक्स्ट बताइए जी। सर हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कुछ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लगा के कर लेते हैं, तो सर वो क्या एप्लीकेबल हो सकता है मतलब? जी जी, आंसर सही आना इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। जैम गेट एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, हमें अपना सॉल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जितना शॉर्टकट में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसी से करना है। मैं तो हर क्लास में बोलता हूँ, एक क्वेश्चन 1000 तरीके से हो सकता है। ये अलग बात है मुझे 1 2 3 तरीका आता है, लेकिन दुनिया में हज़ारों तरीका एग्जिस्ट करता है। तो कोई किसी भी तरीके से करेगा, आंसर सही आ रहा है तो ठीक है। तो मेथड इज नॉट इम्पोर्टेंट, करेक्ट आंसर 4 में से 1 टिक कर पाओ ये इंपॉर्टेंट है, और सही टिक कर पाओ ये इंपॉर्टेंट है। सो मेथड तुम कुछ भी लगाओ, व्हाट मैटर्स, ये चीज़। तो जिन लोगों ने ये अगर कंप्लीट कर लिए तो डाउट पूछ सकते हो, दूसरा असाइनमेंट से हो तो वो भी हम ओपन कर लेंगे, है ना। ये ड्राइव में 4-5 असाइनमेंट है ना यहाँ पे। सो ये जो मैंने भेजे थे आप लोगों को, सो ये है, ये 5 होंगे। चूंकि ये वाला तो कॉपी ही है तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका ऑलरेडी। तो ये सब है ऑलरेडी। गेट वाला में बहुत ज़्यादा है ना, बाहर के क्वेश्चंस ऐड कर दिया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये सब रैंडम वेरिएबल का इसने गलती से ना कर रखा है, उस लड़के ने जिसको ये काम दिया था। तो ये जैसे ये सब रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे ना। और ये जो है 4th वाला, देखो पहले 3 रैंडम वेरिएबल का है, चौथा स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है, तो और 5वां जो है ये है आपका बेसिक गेट 2021 का क्वेश्चन है। ये आप शायद कर पा रहे होंगे आप लोग इजिली। ये गेट 2000 ये बन गया था, और 6 वाला है ना। तो ये ठीक है, ए बी 2 इवेंट है, पी बी 3/4 है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1/2 है। अगर ए बी इंडिपेंडेंट तो पी ए बताइए। तो ये गेट 2021 का क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट पे। गेट 2020 वाला ये है,
तो गेट 2020 MS लिख दिया गलती से, ST है वो, तो गेट 2020 का ये क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप। ये 7th वाला, अच्छा गेट 2020 में 2 क्वेश्चन है 6 7, तो 7 भी आप कर पा रहे होंगे शायद, देख लीजिए, है ना। तो 6 7 हो गया, जो गेट वाले बच्चे हैं उनके बता रहा हूँ। 8th क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे, और 9th ये गेट के हैं। तो मतलब ये टोटल कितने 9 क्वेश्चन हैं इसमें। तो पहले 4 क्वेश्चन तो अभी आउट ऑफ सिलेबस हो गया, जो मैं पढ़ाया हूँ अभी तक उसके बाहर का है, क्योंकि पहला 3 रैंडम वेरिएबल का है। लेकिन दोज हु हैव बेसिक नॉलेज आप ट्राई जरूर करो। चीज़ें मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आता है नहीं आता ये इंपॉर्टेंट है। और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, वो ऑलरेडी आपको आता है, तो दैट यू कैन ट्राई। और आप खुद से, मेन थिंग अल्टीमेट पर्पस है लर्निंग हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो मैंने पढ़ाए नहीं पढ़ाए, आपको ये सीखना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, अब आप अपना तरीका लगा के, जो भी आपको प्रायर नॉलेज अभी तक है, जो भी आपने सीखा है बचपन से अभी तक, उसको लगा के कोशिश करो सही आंसर निकालने का। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर लोगे जब ट्राई करोगे तो। इवन आपको उसका नहीं पता होगा कि अभी क्या मेथड लगाना है, पुराने मेथड से आप कर दोगे, ऐसा भी होता है कई सारे क्वेश्चन। ये चीज़ है, ठीक है ना। तो यू कैन ट्राई स्टिल। ये पहले 4 क्वेश्चन हालांकि आउट ऑफ है ना, अभी नहीं पढ़ा मैंने, बेसिक प्रोबेबिलिटी का नहीं है। पहले 3 क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल का है, चौथा क्वेश्चन स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है। तो ये है, लेकिन आप 5 6 7 8 9 में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। जो गेट वाले बच्चे अगर ट्राई किए हो तो ये आप पूछ सकते हैं। सर इसमें नहीं, एक और असाइनमेंट है। ठीक है, उसमें आते हैं। तो ये हो गया, अभी ये देख रहे थे हम, 50 क्वेश्चन है अप्रॉक्स उसमें। ये हो गया 50 क्वेश्चन है ये। एक तो ये होगा इस वाले क्वेश्चन नहीं। 9 है 350 वाला, ये वाला, अच्छा ये रहा होगा। सर, क्वेश्चन 9 हाँ ये वाला। अच्छा सर, गेट का क्वेश्चन 9 सर। रुको रुको, तुमने सारे असाइनमेंट कर रखे हैं क्या? देख के अभी आइडिया आ गया कि पूछ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन 5th में जाइए सर। नहीं, इसको मैं पूछ रहा हूँ सैनी को। अभी जैसे गेट का असाइनमेंट खोला, तुमने सच में कर रखे हैं सारे? हाँ ऐसे सर। ये देख के पूछ लिया, चलो सर आपने खोला है तो बता दो ये भी। सर, आपको सर पीडीएफ करके भेज दूंगी सर। हाँ वो बेटर रहेगा एक्चुअली, क्योंकि मुझे हाँ तो सर, इसलिए आप यहाँ पे तो इतना बिल्कुल, डाउट करते मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको सारे पीडीएफ करके भेज हाँ दूंगी। होना चाहिए, आप भेजो एक्चुअली, क्योंकि द पर्सन हु ट्राई शुड नो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या नहीं है क्या है। जब ये नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली डाउट होगा। जी अमन, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? 5वां? सर 5th और 7 का देखिए, 5th 5वां। का ये। कि A is one of 6 horses entered for a race। A जो है एक हॉर्स है 6 हॉर्स में से जो रेस के लिए गया है, is to be ridden by one of the 2 jockeys B and C। तो मतलब यहाँ 6 हॉर्स में एक हॉर्स A है और 2 जॉकी है A B and C, कोई एक उस पे, ठीक है। सो उसके बाद इट इज़ 2:1 दैट B राइड्स। सो B जॉकी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका रेशियो 2:1। तो बताओ B की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहाँ से? बोलो भाई अमन, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि B राइड करेगा? 2:1 इसका फेवर दे रखा है, ऑड्स इन फेवर। 2/3 ही होगा। कितना? 2/3। हाँ, तो B राइट्स इज प्रोबेबिलिटी 2/3 एंड A राइट्स उसका क्या होगा? सॉरी C 1/3 का 1/3 है ना। अच्छा ठीक है। in which cases all the horses are equally likely to win। अच्छा बोल रहा था कि इनमें से जो भी केसेस हैं हॉर्स आर इक्वली लाइकली टू विन। अच्छा कह रहा है कि इट इज 2:1 दैट B राइट्स A in which cases all the horses are equally likely to win। ओके, तो जो भी हॉर्स चूज करेगा, B अगर राइड करता है तो B के राइड करने की प्रोबेबिलिटी 2:1 है, और उस 6 हॉर्स में से कोई भी एक हॉर्स चूज कर सकता है ना। ऑल हॉर्सेस आर इक्वली लाइकली टू विन, ठीक है। इफ C राइड्स A, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी C राइड्स A की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, तो हिज चांस ऑफ विनिंग इज ट्रेबल्ड। ट्रेबल्ड का क्या मतलब है? ट्रिपल्ड होगा या कुछ ऐसा होगा। तो ये कुछ टाइपिंग एरर है, ट्रिपल्ड हो सकता है मुझे लग रहा है कि इफ C राइड्स A देन हिज चांस ऑफ विनिंग इज ट्रेबल्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, नहीं थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। सो व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट विनिंग ऑफ A?
तो दो ऑप्शन है ना ए के जीतने के, या तो बी राइट करेगा या ए सी राइट करेगा, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। क्या मतलब ट्रिपल्ड होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, या क्या मतलब है ये? सर ट्रेवल्ड का मतलब ही ट्रिपल्ड होता है, मतलब 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ना, ओके ठीक है। सिनोनिम्स है उसका। ओके ठीक है, अगर सर्च कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर हाँ ट्रिपल्ड अभी है तो किया वो अच्छा सर्च, ठीक है। ठीक है ना। तो अगर चांस ट्रिपल हो जाता है तो सोचो यहाँ पे, तो टोटल 6 हॉर्स था, सो ईच हॉर्स के जीतने का क्या चांस है? 1/6, ऐसे तो है ना, वैसे तो अगर इक्वल लाइकली होता तो 1/6 होता, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अगर सी राइट करता है ए को तो चांस है विनिंग का ट्रिपल हो गया, तो जो पहले चांस था उसका ट्रिपल हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है ना। यस सर। तो ट्रिपल का मतलब क्या? चांस जो प्रोबेबिलिटी था उसका राइडिंग का एक हॉर्सेस का ए द्वारा वो ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 1/2। तो उससे किया तुमने सॉल्व, तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ए के विन नहीं करने? सर मुझे वो उतना समझ ही नहीं आया था, बीच में छोड़ दिया। तो यहाँ ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए मतलब होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है बी राइट करेगा, अगर बी राइट करेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए जीतेगा, विनिंग ऑफ ए जब बी राइट करेगा। क्या प्रोबेबिलिटी है सी राइट करेगा, अगर सी राइट करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए जीतेगा, ये हो गया एक्चुअली। बी राइट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/3, सी के 1/3, और अगर बी राइट करता जितने की प्रोबेबिलिटी 1/6, अगर सी राइट करता जितने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना तो 1/2, तो इससे आ गया पी, कितना आ गया ये 2 + 1 3/18, नहीं सॉरी, तो सिंप्लीफाई कर लो एक बारी, तो ये 2/18 + 1/6, तो मतलब 3/18 हो गया ना ये, सो 5/18 हो गया, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, बोलो? 13/18। 13/18। अब बताओ मुझे, यहाँ पे तुम्हें पूछा है ऑड्स इन फेवर या अगेंस्ट पूछा है? अगेंस्ट पूछा है। अगेंस्ट पूछा है, 13/5। तो लगा लो। तो ऑड्स अगेंस्ट पूछा है, तो अगेंस्ट में कॉम्प्लीमेंट अपॉन है ना, तो ऑड्स अगेंस्ट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो 13/18 5/18, सो 13:5 इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ यूज़ किया टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्या यूज़ हुआ है? टोटल प्रोबेबिलिटी। जब भी पार्टीशन हो है ना, तो बी या सी कोई एक राइट करेगा हॉर्स को, तो उसके हिसाब से पार्टीशन लगा दिया। अरे यार, है ना, तो ये आ जाएगा 13 से, कौन सा आया था, ए या सी? जो भी आया था, ए आया था ना। 13/5 आया था, नहीं सी आया था ना, ओके जो भी है आंसर देख लेना। और बताओ इसमें, हाँ सर 7 का नहीं आया था, फिर मैंने वो एम और एन के जगह पे 1 और 2 ऐसे करके भी किया था, तो भी आंसर नहीं आ रहा था, नहीं मतलब मैंने वैल्यू रख दिया था उसके बराबर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अ बॉक्स कंटेन n कॉइन्स, तो n को तुम फिक्स कर लो, 3 ले लो 2 ले लो अपनी मर्जी से। एम ऑफ विच आर फेयर एंड रेस्ट आर बायस्ड, तो मान लो n को 3 रख दिया कैपिटल n को एग्जांपल के लिए, और कैपिटल m को 2 रख दो, तो क्या कह रहा है ये? तो ये कह रहा है आपसे कि हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इज 1/2 and it is 2/3 when tossed, ठीक है, biased coin, the coin is drawn from the box at random, is tossed and get head, बता रखा है head आया, तो then the probability that the coin drawn is fair is, तो वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले तुमने एक किया था ना अभी सॉल्व। हाँ पर ऑप्शन इससे नहीं आया था, वो उससे तो आ ही गया था उसका 1/9, वो क्वेश्चन 9 था उसमें, तो इसको उसका सॉल्व आंसर भी 1/9 था, P/Q का। क्यों नहीं आएगा, इसमें आएगा ही। तुम्हें अगर
n मान लो अभी के लिए 3 है, m मान लो चलो 1 एग्जांपल के लिए, ये उसमें करना n को 2 ले लो, चलो एक फेयर एक अनफेयर, तो 2 में एक फेयर है और एक अनफेयर है मान लो कॉइन, तो फेयर पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अनफेयर पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक, अब तुमसे क्या पूछ रहा है ये, तुमसे पूछ रहा है कि फेवरेबल है फेयर वाला हेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, E1 E2 ले लो, इसको E1 इवेंट बोल दो, इसको E2 बोल दो। सो क्या प्रोबेबिलिटी है E1 की अगर हेड आया था, तो लगाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1, तो ए यहाँ हेड है, ए इवेंट है मतलब हेड इज ऑब्टेन्ड, ये चीज़ है, तो हेड इज ऑब्टेन्ड, तो इसको ए बोल दो, तो सॉल्व कर लो अब। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो इसने कहा था कि एक बॉक्स में n कॉइन है जिसमें से मैंने n को 2 ले लिया, तो एक, ठीक है, अब तो m ऑफ विच आर फेयर एंड रेस्ट आर बायस्ड, तो एक मैंने लिया, एक फेयर एक बायस्ड है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, 1/2 1/3 है। अ कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम एंड टॉस्ड एंड गेट हेड, बता रखा है गेट हेड, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेयर था, तो निकालो ना, तो E1 का मतलब पहला हमने चूज़ किया, तो हमारे पास दो चॉइस है कॉइन चूज़ करने, कोई भी एक, तो हाफ हो गया, तो अगर मैंने फेयर चूज़ किया तो हेड आने का 1/2, अगर मैंने, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और अगर हमने ये चूज़ किया तो हाफ प्रोबेबिलिटी अनफेयर चूज़ करना 1/3। 1/3, कितना आ गया ये, कितना हो गया 3/5 आ गया। अब ऑप्शन में देखो कि n को 2 रखो और m को 1 रखो, कौन सा आंसर 3/5 देगा, क्या देगा कोई, अगर देगा तो करेक्ट, नहीं तो गलत है, क्योंकि ये इन जनरल ट्रू क्वेश्चन है, चाहे nm कुछ भी ले लो, तो हमने अपनी मर्जी से कैपिटल N को 2 रखा और स्मॉल m को 1 रखा, तुम पुट करो कौन सा ऑप्शन आंसर 3/5 देगा। सर फर्स्ट तो नहीं दे रहा है, फर्स्ट ही है। m को 1 रखा तो 9/17 है ना, a तो 9/17 हो गया, कोई नहीं देगा इसमें तो। हाँ, तो इसमें गलत लिखे होंगे, फिर कोई बात नहीं, ऑप्शंस गलती हो सकती है, ऐसा होता है। इसने डी आंसर, इसने आंसर की, अच्छा आंसर की नीचे लगा रखा होगा, ए है आंसर में, ए है सर। हाँ तो वो गलत लगा रखा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9/16 माइनस 1 15, 9/15 क्या होगा, दे तो रखा है बी ऑप्शन, भाई तुम चूट नहीं कर रहे हो, बी ऑप्शन से आ रहा है 3/5, चेक करो बी ऑप्शन से, पुट करो, m को 1 रखो और n को 2 रखो, बताओ बी ऑप्शन क्या आंसर देगा तुम्हारा, 9/15। काटो 3 से काटो, 3/5। हाँ इससे आ गया, पर दूसरा से नहीं आया था, बट ऑप्शन में नहीं था ना, तो पूछ कोई लिया बात सर। नहीं, तो ये बी करेक्ट है। अब तुम n बदल दो m बदल दो, तब भी तुम्हारा बी ही आएगा, क्योंकि ये ट्रू ऑप्शन है ना, तो तुम n को 5 ले लो, b को 2, स्मॉल m को 2 ले लो, तब भी तुम्हारा आंसर बी ही आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएगा, और यहाँ इन्होंने क्यों ऐसा लिख दिया, गलत कैसे लगा देता है ये ना, मतलब टाइपिंग प्रोसेस में या इस तरह से गलतियाँ हो जाती है। तो 7th का इसने ए लगा रखा है, एक्चुअली बी होगा, ठीक है ना, तो 7th का बी आएगा, हाँ इसने गलती से ए लगा रखा है। ठीक है भाई, हाँ भी यानी तुम्हारे वो गेट वाले में डाउट तो बताओ क्या है। सर वो 9th वाला। 9th पढ़ो जरा, क्या है इसमें, क्या डाउट है तुम्हें, सर एक्चुअली सर मतलब सर इस टाइप के क्वेश्चन समझ पहले नहीं क्वेश्चन आता। पढ़ो, अभी तुमने कहा तुमने ट्राई किया है, अब तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। सर मैं बहुत बार मतलब इसको बहुत बार किया है, लेकिन सर इसको समझ नहीं पाती हूँ सर। ठीक है, फेयर डाई इज रोल्ड 2 times independently given that the outcome of the first roll is 1,
the expected value of the sum of the two outcomes is. ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। तुम ऐसे बोलते हो ना कि यकीन ही नहीं होता है। सर मैंने बहुत बार ट्राई किया, हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब तुमने एक बार भी ट्राई नहीं किया। कोई जेन्युइन पर्सन बोलेगा तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम बोलेगा, सर मैंने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। तुम ऐसे बोल दो सर इन्फिनाइट टाइम ट्राई किया, हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब यही है क्लियर कि एक बार भी ट्राई नहीं किया तुमने। सिंपल सा मतलब ये है। ट्राई करने का मतलब होता है आगे प्रोसीड करना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना ट्राई नहीं करना होता है। आगे अपने हिसाब से डिसाइड करना कि क्या है, क्या पूछा है, क्या कर सकते हैं, वो करके देखेंगे, फिर आगे देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सोचेंगे कहाँ गलती हुई, तो ये ट्राई करना होता है। क्वेश्चन पढ़ना ट्राई करना थोड़ी होता है। और मुझे फिर अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने ये असाइनमेंट खोले थे तो तुमने कहा चलो सर 9th पूछ लेते हैं सर से, सो दैट सर को रियलाइज होगा कि हमने सॉल्व किया है। तुम तो पिछले साल मैंने गेट PYQ कराए थे 2005 से 2023 तक के, क्या उसमें ये क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस किए थे? हाँ सर वो सर समझ नहीं आ रहा था सर ये। तब भी तो पिछले साल भी तुम्हारा ये डाउट क्वेश्चन था, इस बार भी है, अगले साल भी रहेगा, क्योंकि तुम्हें सीखना ही नहीं है। सीखते कौन बच्चे हैं? जो प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ तुम्हें, ये तो बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें। पिछले साल भी ये क्वेश्चन कराया मैंने PYQ में। तुम्हें खुद से फ्रिक्वेंटली ट्राई करना चाहिए। द थिंग मैं 50 बार भी करा दूंगा तब भी तुमसे नहीं होगा खुद से इंडिपेंडेंटली, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए ट्राई करो। ट्राई करो तो क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ तुम लैग कर रहे हो ना वहाँ तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि सर आप सॉल्व कर दो और हम सॉल्यूशन देख लेंगे। तो पिछले साल भी तुमने सॉल्यूशन देखे थे, इसके क्लास मैंने कराए थे। ऑब्वियसली PYQ एक एक क्वेश्चन मैंने कराए थे 2005 से 2023 तक के गेट के क्वेश्चंस के, एक एक क्वेश्चन एग्जाम का भी कराए थे। तो लास्ट ईयर भी सॉल्यूशन मैंने कराया था। अगर सॉल्यूशन देख के तुम्हें आया होता तभी आ रहा होता है सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन देख के नहीं आता ना। दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट होने चाहिए, अप्रोच फिट होने चाहिए, तब जाके चीज़ें होंगी। अब तुम खुद ही सोचो ना, मैं जैसे सॉल्व करूंगा स्मूथली आंसर आ जाएगा। इसने कहा फेयर डाई इज रोल 2 टाइम्स, तो एक डाई को अगर 2 टाइम रोल करेंगे तो कितने आउटकम आएगा सैंपल स्पेस में? 36 आउटकम्स। तो ये तुम लिख पा रहे होगे ना? हाँ। कहाँ लिखे हो? भेजो सॉल्यूशन अगर लिखा हो तुमने तो। ट्राई करने का ये मतलब होता है हमने पढ़ा, इसका मीनिंग निकाला क्या मतलब है। सो अ फेयर डाई इज रोल 2 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस हो गया 1 से लेके 6 तक। अब कहा गिवन दैट द आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल इज 1। अब ये इवेंट मुझे गिवन है कि जो फर्स्ट रोल पे जो आउटकम है 1 है, मुझे पता है, तो ये इवेंट F मान लेते हैं इसको। तो अब बोल रहा है कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है सम ऑफ द 2 आउटकम्स इज। सो सम ऑफ 2 आउटकम का एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ। अब मुझे बताओ तुम कि सम ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, उन 2 आउटकम का सम। 1 + 1 ऐसे करके 6 + 6 मतलब ऐसे 36 आउटकम्स हो सकते हाँ, हैं। तो क्या क्या पॉसिबल सम हो सकता है उसमें पेयर ऑफ डाइस में? सर एक्चुअली मुझे जो प्रॉब्लम एक्चुअली है सर, वो तो सर एक्चुअली जो है ना एक्सपेक्टेड, मतलब ये मैंने किया है E of x + y गिवन P of x = 1। अब क्या है कि E of x + y इंटरसेक्शन x = 1 लिया, फिर P of x = 1 लिया। अब सर मतलब मेरा जो एग्जैक्ट डाउट है कि वो x का वैल्यू, मतलब वो तो x का वैल्यू 1 बोल रहा है, मतलब सिर्फ 1 + y 1 प्लस वो मतलब y को y यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू तो 1 बोला है, तो ये x E of 1 + y + 2 into 2 + y ऐसे करके होगा क्या? मतलब मैंने ऐसे मेरा किया पहला तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज x? हाँ, तो x is 1 फेयर डाई। फर्स्ट रोल में x का वैल्यू फेयर डाई रोलिंग इन द फर्स्ट टाइम। मतलब आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल। हाँ, y क्या आउटकम है? ऑन द फर्स्ट, y is the outcome in the second roll. What are the possible sum of the outcomes on a pair of dice? Possible outcome, इसका आंसर 4.5 होगा क्या? आंसर याद नहीं है मुझे, मैं सॉल्व करूंगा। हाँ,
पॉसिबल सम क्या होता है जब पेयर ऑफ डाइस को रोल करते? पॉसिबल सम क्या होता है? पॉसिबल सम है 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 12 तक होगा। तो उसी का एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो जो तुम कर रहे हो वो भी ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई गिवन x इज इक्वल टू 1, हाँ, तो उससे आंसर नहीं आ तो रहा। x को 1 रख दो ना। एक्सपेक्टेशन 1 प्लस वाई गिवन x बराबर 1, सो 1 प्लस एक्सपेक्टेशन y गिवन x बराबर 1। क्यों अच्छा, क्यों आंसर नहीं आएगा? 1 प्लस, अब एक्सपेक्टेशन y, तो x का फॉर्मूला याद है? x का क्या फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x का? तो y गिवन x का और वो अल्फा प्लस बीटा वाई होता था ऐसा कुछ। नहीं नहीं, अरे मैडम ये बताइए ना, एक्सपेक्टेशन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, क्या फॉर्मूला है? अच्छा हाँ, e ऑफ x इंटरसेक्शन e ऑफ x y बाई p ऑफ y। हाँ, e ऑफ y इंटरसेक्शन x इक्वल टू 1 बाई p ऑफ x इक्वल टू 1। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, चलो डिस्क्रीट है अगर एक्स वाई, तो डिस्क्रीट में क्या फॉर्मूला है? और कॉन्टिन्यूअस, देखो ये सब बहुत शर्म की बात है तुम्हारे लिए। एक साल प्रिपरेशन करने के बाद अगर तुम्हें इसका बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है, दिस इज वेरी सिंपल, मैं ये बोल रहा हूँ। जबकि तुम नेट के एस्पिरेंट हो, गेट के एस्पिरेंट हो, स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू टेल इट्स फॉर्मूला, देन तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, मैं ये बोलना चाहता हूँ। बिकॉज बिगिनर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं पता होगा। यू आर ऑलरेडी 1 ईयर प्रिपरेशन जर्नी कर चुके हो, सेकेंड ईयर जर्नी में हो, और मतलब दुख की बात मेरे लिए कि मैं ही पढ़ाया हूँ तुम्हें, ये चीज़ है, और स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर। तो मैं कितना बुरा टीचर हूँ, मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि यू आर नॉट नोइंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। सर नहीं सर, वो तो पता है सर, वो क्या है तो बताओ, जो पता है तो बताओ मुझे। समेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ x गिवन y होगा, f ऑफ x गिवन y। चलेगा, अगर डिस्क्रीट है तो ऐसा बोलो, ठीक है, करेक्ट। ओके, और कॉन्टिन्यूअस में तो यहाँ पर इंटीग्रेशन x इंटू एफ ऑफ x गिवन y। फर्दर इसको ओपन करो। अब ये कंडीशनल पीएमएफ या पीडीएफ कैसे ओपन करते हैं, इसको फर्दर ओपन करो, ये ठीक है, ये करेक्ट है। आगे इसको मुझे फर्दर ओपन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको? समेशन ऑफ x इंटू p ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इक्वल टू x इंटू इंटरसेक्शन y इक्वल टू y बाई p ऑफ y। ये यहाँ पर लगाओ ना, यही तो यहाँ पर लगाने हैं। अच्छा, शायद वहाँ पे सर कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगा मैम। यही तो लगाने, यही फॉर्मूला जो यहाँ फॉर्मूला है, इसका डेफिनेशन है ये, यही यहाँ लगाने। हो गया। अब समेशन देख लो, x तो 1 तुमने ऑलरेडी कर दिया ना, एक्सपेक्टेशन y का था ना, y टाइम्स एक्सपेक्टेशन y का है, तो y टाइम्स ये हो गया। अब y की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेकर 6 तक, y तो 1 से 6 तक ही पॉसिबल है। करो इसको ओपन करो 1 बाई 1, y को 1 रखो, फिर y को 2 रखो, y को 3 रखो, y को 4 रखो, एंड इसको ओपन कर लो, आ जाएगा सब। चलो मैं कर ही देता हूँ, तो एटलीस्ट आंसर आ जाएगा। सो इसको ओपन कर लो, y को 1 म्यूट कर लो माइक। तो यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो अब x इज इक्वल टू 1 तो कॉमन ही रख देते हैं, डिनोमिनेटर में है। तो अब डाइस को रोल कर रहे हैं, पहला आउटकम 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले डाइस पे 1 आएगा, 1/6। हाँ 1/6, ये वही बात है ना, 6/36 बात बराबर है 1/6। तो y 1 1, फिर y बराबर 2, x बराबर 1, यहाँ चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? x तो 1 फिक्स है, y बराबर 6, सो लास्ट आउटकम होगा प्रोबेबिलिटी y बराबर 6, x इज इक्वल टू 1। अब बताओ 1 प्लस y बराबर 1 और x 1, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? y मतलब पहले 1 1 आया आउटकम कि फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड डाई पे 1, 1/36 है ना, तो ये 1/36, और ऐसे कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 6 टर्म्स है ना, 6 टर्म्स इंटू होगा। 6,
ये 1/3 आंसर 1 + 1 2 आ गया, देखो सही है गलत है, चेक करो। तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हो तो यहाँ पे सर ये भी मेरा ही आया था, लेकिन सर इसका तो कोई आंसर की ही नहीं है, मतलब मैंने भी ऐसे किया था। लेकिन ऑप्शन में तो इसमें है ही नहीं ना, तुम्हें तो गलती मैंने हाँ भी सर वही सर, मैंने भी ऐसे नहीं किया तो था। इसका मतलब ये गलत किया है मैंने कहीं, देख लो एक बार कहाँ गलती किया है, ये मैंने कहीं मिस्टेक किया है। तो एक मिनट चेक करो इसको कहाँ मैंने गलती किया है। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x = 1। सर आपने सम तो गलत किया है सर, कैसे? 1 + 2 + 3 क्या 6 कैसे हो सकता अच्छा, है? ये मिस कर दिया, वही तो बोल रहा हूँ, ये y मिस कर दिया मैंने। हाँ जी वही, यहाँ देखो, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने, ये y को इग्नोर कर दिया। 6 × 6 + 1/2 होगा। तो यहाँ आएगा, ऐसा आएगा 1/36 सब में आएगा, लेकिन साथ में हाँ यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 6 तक जाएगा। मतलब ये मैंने ओपन किया ना, इसमें मैंने छोड़ दिया इसको। 1 × y = 1 x = 1। अगला होगा 2 × y = 2 x = 1। चलता रहेगा ऐसे ही। 6 × y = 6 x = मतलब ये एक समेशन खोल रहा हूँ मैं, तो पिछले बार ये कोएफिशिएंट मैंने नहीं लिखा है, और x = 1 तो 1/6 है। तो यहाँ से देखो ये 1/6 आ गया। अब यहाँ देखो सबकी प्रॉपर्टी 1/6 तो है, लेकिन ऐसा है 1 × 1/6 + 2 × 1/6 + 3 × 1/6 एंड सो ऑन 6 × 1/6, सॉरी 1/36। मतलब ये 1 × 1/36, 2 × 1/36, 6 हाँ × सर 1। 4.5 आया है। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब मजे की बात क्या है, मैं जो करता हूँ तुम भी करो, मैं वही किया सर, उसमें गलती हो गई। अब तुमने भी यही किया होगा फिर, जो अभी हुआ है ना, 6 5 11 4 15। हाँ सर वही, मैंने भी शायद यही सेम गलती की थी, तो इसलिए सेम आंसर है। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया 1 + 21/6 है, 7/2, तो 4.5 इज द करेक्ट आंसर है। वो कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, तो ये हो गया। ये पिछले साल मैंने कराए थे ना तुम्हें, तो ये क्वेश्चन यही तो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो बिकॉज यू डोंट रिवाइज और यू डोंट सॉल्व योर सेल्फ। ये प्रॉब्लम, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे यू विल नॉट। हर बार तुम्हें सॉल्यूशन सर से पूछना पड़ता है, सो मीन्स यू डिडंट लर्न द फर्स्ट टाइम। और ये तब प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगा ये चीज़, मतलब समझ आता रहेगा। एनीवे मुझे लगता है कि अब तो इसमें चलो एटलीस्ट ये वाला, इसमें डाउट जिनके होंगे तो पूछ सकते हो कभी भी, तो इसको सॉल्व करो। एक क्वेश्चन ये आई थिंक इसमें 350 क्वेश्चन ऐसे कितने थे? सर इसमें जो क्वेश्चन है सर, वो सर थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का क्वेश्चन है, हाँ तो मतलब छोड़ ऐसे। सकते हो तुम, उसको कोई दिक्कत, तुम जैम गेट का PYQ कर लो। ये बेसिक्स है एक्चुअली, ये IIT JEE टाइप का क्वेश्चन होगा 11 12 तो वही सर इस टाइप का तो उसको क्वेश्चन छोड़ सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं वांट। सो इस तरह से, क्योंकि ये ना वही 11 12 वाले JEE वाले हैं एक्चुअली, ये JEE मेंस एडवांस से कुछ कंबाइंड प्रॉब्लम है, ये चीज़ है। ठीक है, मुझे लगता है आज मैं ये स्टॉप करता हूँ। बाकी आप लोग सॉल्व करें, कंप्लीट करो। कल भी डाउट क्लास चलेगी, परसों भी चलेगी, संडे तक ये असाइनमेंट जो मैंने दिए हुए हैं वो जो लोग एटलीस्ट सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए डाउट क्लास चलता रहेगा। मतलब डाउट क्या, मतलब क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक क्लास में अगर एटलीस्ट, तो बेटर है कि जो आप लोग सॉल्व करके आ रहे हो, जो आपसे नहीं हो रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बाकी जब सॉल्व करेंगे, डाउट क्लास डेली चल रही है, आप पूछ सकते हैं। जो लेट है वो बाद में पूछेंगे, जो अभी कर रहे हैं वो अभी पूछ लो। ये क्योंकि अभी क्लास टाइम पे ही चलेगा ये, तो क्योंकि मतलब पार्ट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये करना ही है। तो एटलीस्ट जो लोग पास टाइम है वो सॉल्व करो, कंप्लीट करो ये असाइनमेंट, ये 5वां असाइनमेंट। कुछ तो रिपीट ही हो रहा होगा क्वेश्चन इसमें, जैसे यहाँ पे है ना 5 से 23 है, यहाँ 5 से 14 तक का है, तो ये वही क्वेश्चन हैं एक्चुअली, कुछ नया नहीं है। सो 2005 से 2014 तक के क्वेश्चन हैं। सो देख लो, कुछ अलग होगा तो वो कर सकते हो, वरना सेम ही क्वेश्चन मुझे लगता है होगा इसमें। तो इसमें तो कम ही है, बहुत ज़्यादा कम, तो ये कर लो, सॉल्व करके एटलीस्ट कंप्लीट करो। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चा ये असाइनमेंट्स कर लिया तो उसका ये होगा कि ठीक है, ये टॉपिक प्रिपेयर्ड हो गया आपका। अब कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एक आइडिया मिल गया कि एग्जाम में क्या आता है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है वो मैंने करा दिया, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हो गए। अब पूरे साल आपको उसको रिपीटेडली डिवाइस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी और थ्योरीज भी, सो दैट अपडेटेड रहो आप। टेस्ट चलता रहेगा तो टेस्ट में ये सब चीज़ें आती रहेंगी ऑलरेडी, सो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी संडे भी इसका बेसिक प्रोबेबिलिटी का ही टेस्ट है, थ्योरी तो खत्म हो गई है। तो अभी परसों, आज तो ये है, कल भी चलेगा क्लास इसका। सैटरडे को मैं टेस्ट डिस्कशन कराऊंगा, जो अभी लास्ट संडे हुआ था उसका टेस्ट डिस्कशन होगा, तो उसमें भी सैटरडे को देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे लगता है चलो स्टॉप करते हैं।
ठीक है, चलो थैंक यू एंड गुड नाइट। बाकी सॉल्व करें, कंप्लीट करो आप लोग ये